एपिसोड 1221 बदला हुआ सुपेल। हम भी आपकी मदद नहीं कर सकते। जब आप वहां पहुंचे तो सावधान रहें, चूंकि वुशुआंग आपसे प्यार करती है, आपको उसे बचाना होगा। सुयुमो ने कहा, हाँ मुझे पता है। हुआंग फेंग ने सुयुमो को देखा और कहा, युमो धन्यवाद। तुम मुझे किस बात के लिए धन्यवाद दे रहे हो? बस भविष्य में कम महिलाओं को वापस लाना। सुयुमो ने हुआंग फेंग की ओर आंखें घुमाते हुए कहा। हुआंग फेंग थोड़ा शर्मिंदा था, हालांकि जाने से पहले उसने फिर भी जू शियायू और ली बिंगयन को बुलाया। वे दोनों सेट पर जाने वाले थे। हुआंग फेंग मूल रूप से उन्हें दूर भेजना चाहता था, खासकर जू शियायू को। हुआंग फेंग मूल रूप से उसे और सुयुमो को मिलने देना चाहता था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था वह केवल उसके लौटने तक इंतजार कर सकता था। जू शियायू और ली बिंगयुन ने सुना कि हुआंग फेंग एक व्यावसायिक यात्रा पर जा रहे थे और उनके दिलों में थोड़ा अफसोस हुआ। मूल रूप से वे हुआंग फेंग से मिलना चाहते थे। आखिरकार वे चालक दल में शामिल होने जा रहे थे। उन्हें हुआंग फेंग को देखे हुए काफी समय हो गया था। अब ऐसा लग रहा था कि वे लंबे समय तक हुआंग फेंग को नहीं देख पाएंगे। मुझे जाना होगा। सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद हुआंग फेंग ने सुयुमो और अन्य लड़कियों से कहा। हाँ, सुयुमो ने उत्तर दिया, क्योंकि सुयुमो और अन्य लड़कियां पहले से ही स्टोरेज बॉक्स के बारे में हुआंग फेंग के रहस्य के बारे में जानती थीं, इसलिए उन्होंने उनसे हुआंग फेंग के टेलीपोर्टेशन के समय को छिपाने के बारे में नहीं सोचा। वह सीधे उनके सामने टेलीपोर्ट हो गया। हुआंग फेंग ने स्टोरेज बॉक्स से टेलीपोर्टेशन तावीज निकाला और उसे धीरे से थपथपाया। टेलीपोर्टेशन तावीज ऊपर की ओर उड़ गया और लगातार घूमता रहा। एक भंवर भी दिखाई दिया। भंवर बड़ा और बड़ा होता जा रहा था। उसके बाद इसने एक सक्शन फोर्स भी बनाया जिसने हुआंग फेंग को अंदर खींच लिया। सुयुमो और दूसरी लड़कियां जो हुआंग फेंग से कुछ ही दूरी पर खड़ी थीं, उन्हें कुछ भी महसूस नहीं हुआ। हुआंग फेंग को सचमुच अपनी नजरों से ओझल होते देख, हालांकि सुयुमो और अन्य लड़कियां पहले से ही स्थिति के बारे में कुछ जानती थीं, फिर भी वे आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकीं। मुझे आशा है कि हुआंग फेंग के साथ सब कुछ ठीक रहेगा। तांग मक्सू ने प्रार्थना की, चिंता मत करो हुआंग फेंग को कुछ नहीं होगा। उसे नहीं पता था कि वह खुद को सांत्वना दे रही थी, वह तांग मुक्सु को सांत्वना दे रही थी। भले ही हुआंग फेंग कहता रहा कि वह ठीक हो जाएगा, हालांकि सुयुमो और दूसरी लड़कियां कभी भी उन स्थानिक क्षेत्रों में नहीं गई थीं। निंग वुशुआंग की जान अभी भी खतरे में थी, इसलिए वे हुआंग फेंग के बारे में अधिक चिंतित थे। एक अन्य अंतरिक्ष काल में एक अतिसुंदर ढंग से सुसज्जित भवन में विद्रोही सेना का नेता सुपेई अपने अध्ययन कक्ष में बैठा हुआ अपने अधीनस्थ की रिपोर्ट सुन रहा था। उस समय की तुलना में जब हुआंग फेंग इस दुनिया से चले गए थे, सुपेल इस मामले में अधिक समृद्ध थे। उनका चेहरा अब पहले जैसा तेज नहीं था और उनकी आंखें अब पहले जैसी तेज और बुद्धिमान नहीं थीं। इसके बजाय वे थोड़ी अधिक मंद थीं। हुआंग फेंग सही था, शक्ति वास्तव में एक व्यक्ति को बदल सकती है। हालांकि सुपेई के पास पहले भी कुछ शक्ति थी, फिर भी उसके पास कुछ शक्ति थी। हालांकि उस समय वह विद्रोह के शुरुआती दौर में था और उसे किसी भी समय शाही दरबार द्वारा मिटा दिया जा सकता था। अन्य विद्रोही सेनाओं द्वारा कब्जा किए जाने का जोखिम था, इसलिए उसने अपना दिमाग लगाया। उसने बिल्कुल भी आराम करने की हिम्मत नहीं की और लोगों के प्रति बहुत दयालु था। वह मिलनसार था और केवल प्रतिभा थी। हालांकि सुपेई बदल गया था, वह बहुत बदल गया था, न केवल आकार के मामले में बल्कि मानसिकता के मामले में भी। वर्तमान में वह हुआंग फेंग की कड़ी मेहनत और उसके द्वारा बनाई गई नींव के कारण वह तेजी से विस्तार कर रहा था। उसकी ताकत पहले से ही सभी विद्रोही सेनाओं का नेता थी। भले ही शाही दरबार उसे नष्ट करना चाहता था, यह लगभग असंभव था। जहां तक अन्य धर्मी सेनाओं का सवाल है, चाहे वे अपने दिल में कुछ भी सोचते हों, कम से कम सतह पर किसी ने भी उसका अनादर करने की हिम्मत नहीं की। परिणामस्वरूप उसके कानों में और अधिक चाट चाट की आवाजें आने लगी। पहले तो वह अभी भी कुछ हद तक सतर्क था, लेकिन लंबे समय के बाद उसे उन आवाजों की आदत हो गई थी। उसे वाकई लगता था कि वह उतना ही बुद्धिमान और दिव्य है जितना कि वे कहते हैं।
असहनीय रूप से अभिमानी। इस प्रकार उसकी हरकतें और भी ज्यादा दबंग और अहंकारी होती गईं। जब वह अपना फैसला करता वह अपने अधीनस्थों की राय भी बहुत कम लेता और यहाँ तक कि जो लोग पहले उसके साथ काम करते थे वे अपनी बातों के कारण सुनने में थोड़े अप्रिय लगते थे। उसने धीरे धीरे खुद को उनसे दूर कर लिया था। सुपेई को ऐसा नहीं लगा कि उसने जो किया वह गलत था। बहुत सारे बदलाव हुए। यह सब तब हुआ जब उसे पता भी नहीं चला। जब यह सब सच में ठीक हो गया तो उसे एहसास ही नहीं हुआ कि कुछ हुआ था। इसमें कुछ भी गलत नहीं था। उसका लक्ष्य सर्वोच्च पद प्राप्त करना था, इसलिए वह ऐसा नहीं कर सकता था। जो कोई भी उसके खिलाफ जाता था वह उसके साथ खड़ा होता था। इसके अलावा दूसरों की प्रतिष्ठा इससे अधिक नहीं हो सकती थी। उसका इसलिए हुआन फेंग का अस्तित्व उसके दिल में एक कांटे की तरह था। जब तक वह सोचता रहा इसके बारे में बात करने पर वह असहज महसूस करेगा। दरअसल शुरुआत में सुपेई हुआन फेंग की बहुत आभारी थी। आखिरकार हुआन फेंग उसकी जान बच गई थी। इसके अलावा भविष्य में कुछ समय के लिए उसने हमेशा अपना नेतृत्व किया था, अपनी सेना को युद्ध के लिए भेजा था और उसने कभी कोई युद्ध नहीं हारा था। यह केवल उस समय की बात है जब उनकी सेनाएं तेजी से बढ़ने लगीं। उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती गई। हालांकि यह इसलिए भी था क्योंकि हुआन फेंग बहुत शक्तिशाली था। वह युद्ध के देवता की तरह था। इसलिए जब सुपेई की प्रतिष्ठा बढ़ रही थी तो हुआन फेंग की प्रतिष्ठा भी बढ़ रही थी। इसके अलावा वह उससे भी तेजी से बढ़ रहा था। मूल रूप से सुपेई को वास्तव में इसकी परवाह नहीं थी। आखिरकार हुआन फेंग ने सत्ता में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। वह हमेशा पैसा कमाना चाहता था। हालांकि हुआन फेंग के चले जाने के बाद सुपेल धीरे धीरे थोड़ा दुखी हो गया क्योंकि लड़ाई की प्रक्रिया में उसके अधीनस्थ अब हुआन फेंग की तरह अजेय नहीं हो सकते थे। यह मक्खन को काटने वाले गर्म चाकू की तरह था। भले ही वह हुआन फेंग द्वारा सिखाया गया सन लियांग ही क्यों न हो, वह हुआन फेंग की तुलना में बहुत कमजोर था। जब भी लड़ाई विफल होती कोई हमेशा कहता, अगर हुआन फेंग यहाँ होता तो क्या होता। कुछ लोग तो यह भी सवाल करते कि क्या सुपेई को लगा कि हुआन फेंग का योगदान बहुत बड़ा था, इसलिए हुआन फेंग का जाना स्वैच्छिक नहीं था, उसे सुपेल ने धकेल दिया था। सुपेई को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऐसा एक या दो बार हुआ। हालांकि जब बात उसके जाने की संख्या की आती है, खासकर हुआन फेंग की तुलना में उसका युद्ध रिकॉर्ड हुआन फेंग जितना अच्छा नहीं था, तो उसके दिल में नाखुशी और भी बढ़ गई। इसके अलावा इस समय के दौरान निंग वुशुआंग का व्यवसाय बड़ा और बड़ा होता जा रहा था। हालांकि निंग वुशुआंग उसे कुछ सम्मान भी देता था, लेकिन इतना पैसा देखकर निंग वुशुआंग की जेब में जाने के बाद उसे हर दिन सेना के वेतन की चिंता करनी पड़ती थी। जितना अधिक सुपेई इसके बारे में सोचता उतना ही वह असहज और ईर्ष्यालु महसूस करता। इस वजह से उसके दिल में आए बदलाव के तहत वह पहले से ही अपने आसपास के लोगों द्वारा उकसाया जा चुका था। सुपेई ने फिर भी निंग वुशुआंग पर हमला किया, लेकिन वह नहीं जानता था कि हुआन फेंग को निंग वुशुआंग की दुर्घटना के बारे में पता चलने के बाद, इसलिए उसने निंग वुशुआंग को मारने की हिम्मत नहीं की। उसने उसे केवल इसलिए घर में नजरबंद कर दिया क्योंकि वह उसके व्यवसाय का रहस्य जानना चाहता था। दूसरा कारण यह देखना था कि हुआन फेंग प्रकट होगा या नहीं, कैसा है, क्या वहां कोई स्थिति है। सुपेई ने अपने सामने खड़े आदमी से पूछा, मुझे अभी तक आपका संदेश नहीं मिला है। आदमी ने कहा, निंग वुशुआंग कमजोर दिखती है लेकिन वह वास्तव में बहुत जिद्दी है। वह कुछ नहीं कहेगी। हमें इस बात का स्रोत भी नहीं पता है कि वह क्या कह रही है। वो चीजें क्या वह व्यक्ति दिखाई दिया है, आदमी ने पूछा। सुपेई ने एक पल के लिए हिचकिचाते हुए कहा, एपिसोड 1222 मैंने अपना मन बना लिया है। चीफ, क्या आप हुआन फेंग के बारे में बात कर रहे हैं?
आदमी ने पूछा, यह सही है? सुपेई ने सिर हिलाया और कहा, हालांकि वह इसे स्वीकार नहीं करना चाहता था। हालांकि सुपेई जानता था कि वह हुआंग फेंग से डरता था, अन्यथा वह न केवल निंग वुशुआंग को घर में नजरबंद कर देता बल्कि उसे सीधे मौत की सजा भी नहीं देता। उसने उसे मार भी डाला क्योंकि उसे नहीं पता था कि हुआंग फेंग दिखाई देगा या नहीं। पिछली लड़ाई में हुआंग फेंग की बहादुरी ने सुपेई पर गहरी छाप छोड़ी थी, चाहे वह उसकी कमांडिंग क्षमता हो या उसकी व्यक्तिगत बहादुरी, इसने सुपेई पर गहरी छाप छोड़ी थी। हालांकि उस समय वह अधिक खुश था क्योंकि हुआंग फेंग उसका अधीनस्थ था और उसके प्रति बहुत वफादार था। हुआंग फेंग जितना मजबूत होता, सुपेई की ताकत और शक्ति उतनी ही तेजी से फैलती। हालांकि अब यह स्पष्ट रूप से अलग था, उसने हुआंग फेंग की महिला पर हमला किया था। स्वाभाविक रूप से वह हुआंग फेंग के बदला लेने के बारे में चिंतित होगा, लेकिन केवल तब जब वह हुआंग फेंग के सामने खड़ा था। सुपेई वह था जो आया था हुआंग फेंग के दुश्मनों के दिलों में डर। हुआंग फेंग को देखने से पहले ही वह पहले से ही अपने दिल में थोड़ा कमजोर महसूस कर रहा था। यह अतीत में हुआंग फेंग की बहादुर उपलब्धियों का परिणाम था। सच कहूँ तो अगर हुआंग फेंग ने यह नहीं कहा होता कि वह जाने वाला है, इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि वह हमेशा के लिए जा रहा है। इस दौरान उसकी कोई खबर नहीं आती। सुपेई ने वास्तव में निंग वुशुआंग पर कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। हालांकि भले ही वह अब हमला करे, फिर भी वह कुछ छूट छोड़ देगा। हालांकि अब ऐसा लग रहा था कि हुआंग फेंग वास्तव में दिखाई नहीं देगा, अन्यथा हुआंग फेंग ने इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया होता कि उसने निंग वुशुआंग को इतने लंबे समय तक नजरबंद रखा था। नहीं, सुपेई के सामने खड़े व्यक्ति ने कहा, हमने निंग वुशुआंग की नजरबंदी के आसपास कई गुप्त पहरेदारों को तैनात कर दिया है। हमने हुआंग फेंग की उपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया। सुपेई के सामने खड़ा आदमी भी हुआंग फेंग के बारे में जानता था। हालांकि हुआंग फेंग इस सेना में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। जब वह खौफ पैदा करने वाला था तो वह सिर्फ एक निम्न श्रेणी का अधिकारी था। उसे हुआंग फेंग से बात करने का कोई अधिकार नहीं था, इसलिए वह भी हुआंग फेंग के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन वह उससे पहले कभी नहीं मिला था। हालांकि इससे हुआंग फेंग के प्रति उनके डर में कोई कमी नहीं आई। आखिरकार जब हुआंग फेंग ने नेतृत्व किया, पूरी सेना को युद्ध के लिए तैयार कर दिया, वह भी उनमें से एक था, इसलिए उसने निंग पर हमला करने का फैसला किया। इस बार वुशुआंग जब सुपेई ने कहा कि वह घर में नजरबंद कर देंगे तो यह व्यक्ति ने कोई आपत्ति नहीं की। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया हुआंग फेंग दिखाई नहीं दिया। इस आदमी का दिल बदलने लगा। उसने सुना था कि हुआंग फेंग के जाने से पहले सुपेई ने क्या कहा था। उसके अनुमान के अनुसार हुआंग फेंग को वापस नहीं आना चाहिए, या तो ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे कुछ बहुत जरूरी काम था जिसके लिए उसे जाना था, या यह संभव था कि हुआंग फेंग गंभीर रूप से बीमार था और उसे जल्दी जाना पड़ा। उसे सुपेई को चेतावनी देनी थी ताकि सुपेई निंग वुशुआंग के व्यवसाय की देखभाल करना जारी रख सके, इसलिए इस व्यक्ति का हुआंग फेंग के प्रति डर हल्का और हल्का हो गया था। नेता, मुझे लगता है कि अब हम निंग वुशुआंग को प्रताड़ित कर सकते हैं, अन्यथा वह महिला कुछ नहीं कहेगी, उस व्यक्ति ने सुझाव दिया। मुझे इस बारे में फिर से सोचने दो। सुपेई अभी भी हिचकिचा रही थी। नेताजी, हुआंग फेंग को पेश नहीं होना चाहिए। निंग वुशुआंग इतने लंबे समय से घर में नजरबंद है, उसे खबर नहीं मिली होगी। अंत में वह अभी भी पेश नहीं हुआ, इसका मतलब है कि उसके साथ कुछ हुआ होगा। इसके अलावा निंग वुशुआंग की दुकान हर दिन पैसा कमाती है, इसलिए हमें उसकी दुकान को पहले ही अपने नियंत्रण में ले लेना चाहिए। हम एक दिन पहले पैसा कमा सकते हैं। जहां तक वेतन की बात है, जिसके बारे में हम अभी और अधिक चिंतित हो रहे हैं, यह भी एक बहुत बड़ा पूरक है। परसोरी के इस विश्लेषण और अनुनय को सुनने के बाद सुपेई का दिल और भी हिल गया। उसे यह भी पता था कि उसे अब वाकई पैसे की जरूरत है। मूल रूप से इस अवधि के दौरान उसका विस्तार सुचारू रूप से चल रहा था। उसने बहुत सारा पैसा भी कमाया था, लेकिन विद्रोही सेना ने उसे अपना नेता मान लिया था। उसे उन लोगों का ख्याल रखना था, इसलिए जब वे लोग पैसे और भोजन मांगने आए तो उसे उन्हें न देने में शर्मिंदगी भी महसूस हुई। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि उसके पास क्षमता नहीं थी?
वह जनता को कैसे मना सकता था? इसके अलावा एक और बात थी, ऐसा लग रहा था कि सुपेई ने नेता क्यू के समान ही रास्ता अपनाया था। जिस जगह पर वह रह रहा था उसे देखकर कोई भी यह बता सकता था इस पहलू में उसने बहुत सारा पैसा और ऊर्जा लगाई थी, बहुत सारा पैसा मौजमस्ती पर खर्च किया था, इसलिए सुपेई के पास अभी भी पैसे की कमी थी। यह भी एक कारण था कि उसने निंग वुशुआंग पर कदम उठाने का फैसला किया था। ठीक है, मैं यह आप पर छोड़ता हूँ, याद रखें आप चाहे कोई भी तरीका अपनाएं, आपको पूछना ही होगा उसके सामान के बारे में, खास तौर पर उसके सामान की आपूर्ति की समस्या। जब तक आपके पास आपूर्ति की समझ के बिना क्या पैसा कमाना हमारा काम नहीं होगा। अंततः सुपेई ने अपना मन बना लिया निंग वुशुआंग पर हमला करने के लिए। वह अब और देरी नहीं करना चाहता था, चूंकि हुआंगफेंग यदि वह नहीं आता तो वह इतनी देर तक प्रतीक्षा नहीं कर पाता। जब उसने सोचा कि उसने निंग वुशुआंग की आपूर्ति को कैसे नियंत्रित किया तो सुपेई बहुत हैरान हुआ। उत्साहित हुआंगफेंग के साथ अपने पिछले रिश्ते की वजह से सुपेई उससे ज्यादा जानता था किसी और को। अब यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि निंग वुशुआंग बना रहा था हर दिन पैसे, उसकी वो चीजें वो सब अच्छी चीजें थीं। इसके अलावा वो सब अच्छी चीजें थीं, ऐसी चीजें जो अमूल्य थीं। मुख्य बात यह थी कि वह अकेली थी जिसके पास वे चीजें थीं। इस प्रकार वह हर दिन जो पैसा कमाती थी वह बहुत ज्यादा था। दरअसल सुपेई को उससे जलन होती थी, लंबे समय से ऐसा नहीं कर पा रहा था। बस इतना था कि वह पहले ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन इस बार उसने ऐसा किया था। वह उन व्यवसायों को छोड़ना नहीं चाहता था। नेताजी चिंता मत कीजिए, यह मामला मुझ पर छोड़ दीजिए, सुपेई के सामने खड़े आदमी ने कहा। वह स्थान जो सुपेई ने नहीं देखा था, उसके मुंह के कोने में एक आत्मसंतुष्टता का निशान दिखाई दिया, मुस्कान। यह व्यक्ति वास्तव में लालची और कामुक था। निंग वुशुआंग को दूर से देखने के बाद उसने उसे एक दिव्य माना था और पूरे दिल से निंग वुशुआंग को पाना चाहता था। हालांकि निंग वुशुआंग पहले सुपेई के संरक्षण में थी, इसके अलावा वह उस विशाल दुकान की मालकिन थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह इस व्यक्ति को पसंद नहीं करेगी। इसलिए अगर वह इसके बारे में सोचता भी तो यह बेकार था। इसलिए निंग वुशुआंग को पाने के लिए यह व्यक्ति सुपेई को निंग वुशुआंग पर हमला करने का सुझाव देता रहा। बात बस इतनी थी कि वह पहले सिर्फ घर में नजरबंद था। इस बार सुपेई ने आखिरकार उसे एक चाल चलने की इजाजत दे दी। इसके अलावा उसने उस पर हमला करने के लिए बेईमानी से काम लिया था, इससे वह बहुत खुश हुआ। इसका मतलब था कि वह निंग वुशुआंग से निपटने के लिए अपनी पसंद का तरीका अपना सकता था। जहां तक तरीका है वह अपने दिल में सबसे साफ था। साथ ही उसे निंग वुशुआंग की दुकानें भी पसंद आ गईं। हालांकि सुपेई भी उन दुकानों को चाहती थी, लेकिन इस व्यक्ति ने पहले ही अपना मन बना लिया था। एक बार जब वह निंग वुशुआंग को अपने वश में कर लेगा उस समय उसकी सभी दुकानें उसकी हो जाएंगी। स्वाभाविक रूप से उसका इरादा आज्ञाकारी ढंग से उन्हें सौंपने का नहीं था। हालांकि उस समय वह पैसे का एक हिस्सा सुपेई को सौंपने में सक्षम होगा, और अगर वह ऐसा करता भी है तो यह एक बहुत बड़ी रकम होगी। यह सुपेई के खर्च के लिए पर्याप्त था। इसलिए जब यह आदमी सुपेई की हवेली से निकला तो उसके चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान थी। उसने अपना सुंदर कल पहले ही देख लिया था। वह गाड़ी में चढ़ गया और अपने ड्राइवर से कहा हुआंग प्रांत के लिए वह निंग वुशुआंग को देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। एपिसोड 1-2-2-3 बाहर निकलो हुआंग परिवार। वह हवेली जो सुपेई ने हुआंग फेंग को दी थी, हुआंग फेंग के चले जाने के बाद निंग वुशुआंग हवेली के अंदर ही रह रहा था। भले ही हुआंग फेंग अब यहाँ नहीं था, हालांकि यह आखिरकार हुआंग फेंग का घर था। यहाँ उसकी आभा भी थी और उन दोनों की खूबसूरत यादें भी थीं जब वे साथ थे। इसलिए निंग वुशुआंग यहाँ रह रहा था और यहाँ से नहीं गया था। जब सुपेई ने उसे घर में नजरबंद किया तो वह भी यहाँ नजरबंद थी। हालांकि एक बार शानदार और जीवंत हुआंग हवेली अब सुनसान थी। सभी प्रकार के फर्नीचर बाहर बिखरे हुए थे। यह हर जगह गंदगी थी,
ये सब सुपेल के अधीनस्थों के अच्छे काम थे। वे सुपेई के आदेश के तहत परिवार को लूटने आए थे। यह बहुत ही आकर्षक मामला था। वे जानते थे कि निंग वुशुआंग अभी कितना अमीर है, इसलिए जब वे परिवार को लूट रहे थे तो वे स्वाभाविक रूप से किसी भी जगह को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। सभी कीमती चीजें हटा दी गई थीं और दृश्य तबाह हो गया था। हुआंग हवेली के पिछवाड़े में निंग वुशुआंग अपने कमरे में बैठी थी। उसके कमरे में केवल जियो कुई उसके साथ थी। इस समय वह उसके लिए तैयार हो रही थी। इससे पहले निंग वुशुआंग भी सुपेई के अधीनस्थों के कारण दयनीय स्थिति में थी। अब जब उसके पास कुछ खाली समय था तो जियो कुई को स्वाभाविक रूप से उसकी मदद करनी पड़ी। जियाओ कुई एकमात्र व्यक्ति था जिसे सुपेई ने निंग वुशुआंग के लिए छोड़ा था। हुआंग फेंग के सभी अन्य नौकरों को ले जाया गया। निंग वुशुआंग की देखभाल करने के लिए केवल जियाओ कुई को छोड़ दिया गया था, लेकिन जियाओ कुई ने भी अपनी आजादी खो दी और वह केवल पिछवाड़े में रह सकती थी। वह जा नहीं सकती थी। जब उसने निंग वुशुआंग पर कदम रखने का मन नहीं बनाया तो सुपेई को अभी भी निंग वुशुआंग के जीवन की देखभाल करने के लिए किसी को खोजने की जरूरत थी। यह जियाओ कुई स्वाभाविक रूप से एक उपयुक्त साथी था। वे कमीने वाकई घिनौने हैं। जब मेरा दामाद अभी भी आसपास था तो उसने उनके साथ अच्छा व्यवहार किया, लेकिन अंत में मेरा दामाद केवल थोड़े समय के लिए ही चला गया। वे शत्रुतापूर्ण हो गए और हमें पहचानने से इनकार कर दिया। वे न केवल हमें लूटने आए थे बल्कि वे हमारी दुकान भी छीनना चाहते थे। वे वास्तव में बहुत घिनौने हैं। जब जियाओ कुई निंग वुशुआंग के बालों में कंघी कर रही थी तो वह असंतुष्ट होकर बोली। उसके असंतुष्ट होने का कारण भी था एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो हमेशा निंग वुशुआंग के पक्ष में रहा था। निश्चित रूप से वह जानता था कि हुआंग फेंग ने इस विद्रोही सेना को कितनी मदद की थी। अंत में हुआंग फेंग केवल थोड़े समय के लिए ही चला गया था। बेशक जियाओ कुल इस बात से क्रोधित था कि वे उसके खिलाफ हो गए थे एक दूसरे। हालांकि जब निंग वुशुआंग ने जियो कुई की बातें सुनी तो वह थोड़ा मुस्कुराई। हुआंग फेंग को देखकर उसका दिल और भी शांत हो गया। उसे विश्वास था कि हुआंग फेंग निश्चित रूप से आओ और उसे बचाओ, और यहाँ तक कि उसके दिल में वह अभी भी कुछ हद तक आभारी थी सुपेल की हरकतें। अगर वह ऐसा नहीं करता तो शायद वह कभी हुआंग को नहीं देख पाती। फेंग यहाँ फिर से अंत में सुपेई ने जो किया था उसके कारण हुआंग फेंग जा रहा था वापसी। निंग वुशुआंग अभी भी अपने दिल में थोड़ी खुश थी, हालांकि उसने कुछ खो दिया था, पैसा। हालांकि हुआंग फेंग की तुलना में वह पैसा स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं था। मिस, इस समय भी आप क्यों मुस्कुरा रही हैं? जियो कुई ने निंग वुशुआंग के चेहरे पर मुस्कान देखी, चेहरे पर मुस्कान लाकर कुछ चिंतित स्वर में कहा। जियो कुई, चिंता मत करो, हुआंग फेंग आएगा और हमें बचाएगा। निंग वुशुआंग ने आत्मविश्वास से कहा। मिस, दामाद जी कहाँ चले गए? अगर दामाद जी नहीं जाते तो ये लोग हम पर हमला करने की हिम्मत नहीं कर पाते। जियो कुई ने कहा। तुम्हारा दामाद जिस जगह गया था वह बहुत दूर है, बहुत दूर। निंग वुशुआंग ने कहा। वह खुद भी उस धरती को नहीं जानती थी जिसके बारे में हुआंग फेंग ने बात की थी। वह कैसी जगह थी? यहाँ से कितनी दूर थी? जब भी वह उससे मिलती थी तो वह ऐसे घर में होती थी जिसे वह नहीं जानती थी। मैं कभी उस धरती पर नहीं गया जहां हुआंग फेंग है। सच में दामाद जी, वह अचानक क्यों चले गए? युवती को यहाँ अकेला छोड़ दो। जियो कुई अपनी युवती के लिए रो पड़ी। वह स्वाभाविक रूप से अपनी युवती की हुआंग फेंग के प्रति भावनाओं को जानती थी, इसलिए उसके मन में भले ही हुआंग फेंग जाना चाहता था, उसे अपनी युवती के साथ चले जाना चाहिए था। अगर उसकी युवती चली गई तो कोई और खतरा नहीं होगा। ठीक है, अब और मत बोलो, वह आएगा। निंग वुशुआंग ने फिर से सकारात्मकता से कहा। कौन आएगा? इस समय कमरे का दरवाजा बिना किसी आवाज के बाहर से खोला गया। एक अधेड़ उम्र का आदमी अपने चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान के साथ अंदर आया। जब उसने निंग वुशुआंग को देखा जो पहले से ही तैयार होकर हमेशा की तरह सुंदर बन रही थी, तो वह और भी गर्व से मुस्कुराया। मिस निंग ने बहुत सुंदर कपड़े पहने हैं, क्या आप मेरा इंतजार कर रही हैं?
आदमी ने कहा, यह आदमी वही था जो सुपेई की हवेली से निकला था। वह घर नहीं गया, नहीं उसने सुबह होने का इंतजार किया। वह सीधे निंग वुशुआंग के घर पहुंचा। यह देखा जा सकता था कि वह कितना बेचैन था। तुम यहाँ क्यों हो? जल्दी करो और यहाँ से निकल जाओ। क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? जो कुई ने गुस्से में डांटा। जब उसने उस व्यक्ति को देखा जो आया था, उसके बाद उसने निंग वुशुआंग के सामने अपनी बाहें भी फैला दी। वह बिल्कुल एक बूढ़ी मुर्गी की तरह थी जो अपने बछड़े की रक्षा कर रही थी। यह व्यक्ति पहले भी कई बार यहाँ आ चुका था। वह पहले भी घर पर छापा मारने आया था। यह वही व्यक्ति था जिसने टीम का नेतृत्व किया था, और हर बार जब वह आता था तो जिस तरह से वह निंग वुशुआंग को देखता था वह बहुत परेशान करने वाला था। इसलिए जियोकुई को इस बात का अच्छा आभास नहीं था कि वह निंग वुशुआंग को देख सकता है। यह व्यक्ति बिल्कुल उस व्यक्ति ने जियाओ कुई को देखा जो निंग वुशुआंग को रोक रहा था। यह जियाओ कुई भी था, बहुत सुंदर। पहले जब वह निंग वुशुआंग के साथ थी तो उसने उसकी उपेक्षा की थी। अगर यदि ऐसे व्यक्ति को अकेले बाहर रखा जाए तो इससे कई लोगों का ध्यान आकर्षित होगा। हालांकि इस व्यक्ति के दिल में केवल निंग वुशुआंग था। वुशुआंग क्या उसके बगल में खड़ी यह नौकरानी भी उसकी नहीं है? छोटी बच्ची, तुम चली जाओ। मुझे तुम्हारी छोटी बहन से कुछ अच्छी बात कहनी है। मैं आकर तुम्हें बताऊंगा। कुछ समय बाद मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। उस व्यक्ति ने जियोकुई से कहा, मैं हटूंगा नहीं। जियोकुई ने कहा, अगर कोई बात है तो कह दो, क्योंकि सुपेई ने पहले ही निंग वुशुआंग को नजरबंद कर दिया था और कुछ भी अति नहीं की थी। इसलिए जियोकुई को इस व्यक्ति से डर नहीं लगा। जब वह नहीं जानती थी कि दूसरे पक्ष का दिल बदल गया है। हे उस व्यक्ति ने जियाओ कुई को जाने के लिए मजबूर नहीं किया। शायद आज रात एक ड्रैगन और 2 फीनिक्स होंगे। क्या यह और भी रोमांचक नहीं होगा? इसलिए उस व्यक्ति ने सीधे निंग वुशुआंग को देखा और कहा, मिस निंग, मैं आपको सलाह देता हूं कि आप हमें उन चीजों का स्रोत बताएं। नेता सु का धैर्य आपके कारण पूरी तरह से समाप्त हो गया है। मुझे नहीं मालूम, निंग वुशुआंग ने कहा। अगर मुझे पता भी हो तो भी मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। अभी भी कहने को तैयार नहीं हो। उस व्यक्ति को बुरा तो नहीं लगा, लेकिन मन ही मन वह सोच रहा था, रुको, जब तक मैं तुम्हें बिस्तर पर हरा न लूं तब तुम आज्ञाकारी होकर कहोगे तो फिर मुझे असभ्य होने का दोष मत दो। जैसे ही वह व्यक्ति बोल रहा था वह निंग वुशुआंग और शियाओ कुई की ओर चला गया। उसके हाथ अभी भी उसके कपड़े उतार रहे थे और उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान थी। एपिसोड 1224 मांस का एक टुकड़ा। तुम क्या कर रहे हो? यहाँ मत आना, नहीं तो मैं किसी को बुला लूंगी। जियाओ कुई ने उस व्यक्ति की हरकतें देखीं और उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए। साथ ही उसने पीछे हटते समय निंग वुशुआंग की भी रक्षा की। तुम चिल्लाओ, भले ही तुम अपना गला टूटने तक चिल्लाओ, कोई नहीं आएगा। इस समय वह व्यक्ति पहले ही अपना लंबा लबादा उतार चुका था। मिस निंग, नेता सू ने पहले ही बोल दिया है और मुझे किसी भी साधन का उपयोग न करने के लिए कहा है। आपको मुझे आपूर्ति के बारे में बताना चाहिए। क्या आप मुझे स्पष्ट रूप से सुन रहे हैं? कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस साधन का उपयोग करते हैं। है आपको मेरी बात आज्ञाकारी रूप से सुननी चाहिए। सपने देखो। निंग वुशुआंग ने पीला चेहरा दिखाते हुए कहा। उसे यकीन था कि हुआंग फेंग आएगा और उसे बचाएगा। हालांकि इसमें समय लगेगा। जाहिर है वह अभी तक नहीं आया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि सुपेई इस समय आएगी। निंग वुशुआंग ने अपना मन बदल लिया और उस पर हमला कर दिया। इसलिए वह अपने दिल में बहुत डरी हुई थी। सपने देख रहे हो? बाद में तुम्हें पता चलेगा कि मैं सपना देख रहा हूँ या नहीं, उस आदमी ने गर्व से कहा। मिस निंग, सच कहूँ तो जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मैं तुम्हें बिस्तर पर ले जाना चाहता था। हालांकि उस समय तुम बहुत बड़ी और शक्तिशाली थीं और मैं सिर्फ एक छोटा सा अधिकारी था जो तुमसे बहुत दूर था। हालांकि ऐसा लगता है कि मुझे अपने मौके का इंतजार करना होगा। यहाँ मत आना वरना हम तुम्हारे साथ जान तक लड़ेंगे। जियोकुई ने भी घबराकर कहा, मौत तक लड़ो? तुम लोग मुझसे लड़ने के लिए क्या इस्तेमाल करते हो? उस व्यक्ति ने तिरस्कार के साथ कहा। भले ही निंग वुशुआंग और शियाओ कुल 2 लोग थे, लेकिन वह एक आदमी था और उसने युद्ध के मैदान में भी लड़ाई लड़ी थी
और अपने दुश्मनों को मार गिराया था। अगर वह इन दो महिलाओं से भी नहीं निपट पाया तो वह दूसरों के बीच जाना जाएगा। उसे डर था कि वह हंस हंस कर लोटपोट हो जाएगा, इसलिए उन्हें उनके प्रतिरोध की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी, बल्कि उन्हें तो यह भी उम्मीद थी कि वे ऐसा करेंगे क्योंकि यह और भी ज्यादा रोमांचक होगा। मिस निंग, चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से बाद में आपको सहज महसूस कराऊंगा और भी अधिक उस हुआंग फेंग की तुलना में अधिक आरामदायक। इस समय वह अपना अंडरवियर उतारने के लिए तैयार था। निंग वुशुआंग ने यह दृश्य देखा और उसका चेहरा निराशा से भर गया। वह जानती थी कि वह और जियाओ कुई एक दूसरे की प्रतिद्वंद्वी नहीं थी। वह दुर्भाग्य से बच नहीं सकती थी। हालांकि वह इस व्यक्ति द्वारा अपमानित नहीं होना चाहती थी। जिस दिन से उसे प्यार हुआ, हुआंग फेंग उसका शरीर और दिल दोनों ही हुआंग फेंग के थे। वह खुद को ऐसा करने की इजाजत नहीं देती थी। अपमानित होना फेंग लैंग, हम अगले जन्म में फिर मिलेंगे। निंग वुशुआंग ने अपनी आंखें बंद कर लीं और भाग गई। वह अपने बगल के खंभे की ओर बढ़ रही थी। वह सीधे खंभे को तोड़कर जान देने की योजना बना रही थी। अपनी बेगुनाही की रक्षा के लिए आत्महत्या कर ली। मिस मत करो। जब जियो कुई ने निंग वुशुआंग के विचारों को देखा तो वह उसे रोकना चाहती थी, लेकिन स्पष्टतः बहुत देर हो चुकी थी। रुको, अभी रुको। वह व्यक्ति जो निंग वुशुआंग का बलात्कार करना चाहता था, उसने भी डर से भरे चेहरे के साथ चिल्लाया, अगर निंग वुशुआंग ऐसे ही मर गई तो न केवल उसे चोदने का मौका नहीं मिलेगा, इसके अलावा वह उन चीजों को करने में भी असमर्थ होगा जो सुपेई ने उसे करने के लिए निर्देश दिए थे। जब समय आएगा तो वह सुपेई को कैसे रिपोर्ट करेगा? हालांकि जियाओ कुई और उस आदमी की चीखें निंग वुशुआंग को रोक नहीं पाईं। उसका चेहरा दृढ़ संकल्प से भरा हुआ था। चूंकि उसकी बेगुनाही सुनिश्चित करने की कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए उसके पास केवल एक ही विकल्प था। हालांकि जैसे ही निंग वुशुआंग खंभे से टकराने वाली थी, अचानक हवा का एक झोंका आया और एक आकृति उड़कर आई। यह सीधे निंग वुशुआंग और खंभे के बीच आ गई, लेकिन निंग वुशुआंग ने इस बदलाव को नोटिस नहीं किया जब तक वह दूसरे पक्ष की बाहों में नहीं जा गिरी और खंभे की कठोरता नहीं बल्कि कोमलता महसूस की। तभी उसे एहसास हुआ कि वह खंभे से नहीं टकराई थी। निंग वुशुआंग ने आश्चर्य से अपना सिर उठाया। जब उसने दूसरे पक्ष की शक्ल देखी तो वह दंग रह गई। फिर उसके चेहरे पर बेकाबू होकर आंसू बहने लगे। तुम आए, निंग वुशुआंग ने धीरे से कहा, जैसे उसे डर था कि यह एक सपना था। एक बार जब उसकी आवाज तेज होती तो दूसरा पक्ष गायब हो जाता। हाँ, दूसरे पक्ष ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। उसने निंग वुशुआंग के सिर पर थपथपाया और कहा, भविष्य में ये मूर्खतापूर्ण काम दोबारा मत करना। हाँ, निंग वुशुआंग ने हल्के से जवाब दिया, लेकिन उसकी आंखें दूसरे व्यक्ति को देखते हुए नहीं झपकी। वह एक सेकंड के लिए भी दूर जाने को तैयार नहीं थी। दूसरी तरफ सुपेई के अधीनस्थ ने देखा कि एक व्यक्ति अचानक प्रकट हुआ और निंग वुशुआंग को बचा लिया। उसने भी राहत की सांस ली। निंग वुशुआंग की मृत्यु नहीं हुई, यह बहुत बढ़िया था। वह अब इतना लापरवाह नहीं रह सकता था। अगर इतना सुंदर व्यक्ति मर गया तो यह बहुत बड़ी क्षति होगी। तुम कौन हो? हालांकि जब उस व्यक्ति ने निंग वुशुआंग को बचाने वाले व्यक्ति को देखा तो वह भौंचक्का रह गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह इस व्यक्ति को बिल्कुल भी नहीं जानता था। पहले वह इस बारे में ज्यादा नहीं सोचता था क्योंकि यह जगह उसके लोगों से भरी हुई थी। अगर कोई अंदर आता है तो वह उसके लोग भी होने चाहिए। हालांकि अब यह थोड़ा अलग लग रहा था। उसे एहसास हुआ कि वह बिल्कुल भी नहीं जानता कि वह व्यक्ति कौन था। दामाद जी, जियो कुई जो इस व्यक्ति के पास थी, ने उस व्यक्ति को देखा जिसने उसके बच्चे को बचाया था। मिस और आश्चर्य से भरे चेहरे के साथ चिल्लाया, दामाद जी। वह आदमी थोड़ा स्तब्ध हुआ, फिर उसका चेहरा बदल गया और बोला, आप हुआंग फेंग। इस व्यक्ति को हुआंग फेंग को न जानने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। आखिरकार जब हुआंग फेंग जनरल बनने के बाद भी वह एक निम्न श्रेणी का अधिकारी था। हालांकि हुआंग फेंग ने भी नीचे के लोगों से संपर्क करने पर ध्यान देना जरूरी था। उनके लिए उनसे मिलना असंभव था। हर कोई इस युग में कोई टेलीविजन या समाचार पत्र नहीं था। स्वाभाविक रूप से कई थे। विद्रोही सेना में शामिल लोगों, खास तौर पर निचले तबके के लोगों के लिए हुआंग फेंग सिर्फ प्रसिद्ध
थे, लेकिन उसने उसे पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए ऐसा लग रहा था कि सुपेई के अधीनस्थ को अब पता चल गया था कि जो व्यक्ति आया था वह उसका अधीनस्थ नहीं था, बल्कि वह व्यक्ति था जिससे वह डरता था। ज्योकुई, बहुत दिनों से नहीं मिले, तुम फिर से खूबसूरत हो गई हो। जो व्यक्ति आया था उसका नाम हुआंग फेंग था। उसने ज्योकुई को देखा और मुस्कुराते हुए कहा। हुआंग फेंग को इस दुनिया में ले जाने के बाद लैंडिंग पॉइंट यहाँ नहीं था। हालांकि उसके पास एक लबादा और सस्पेंडेड स्पोर्ट्स कार थी, इसलिए यहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल नहीं था। जब उसने पहले निंग वुशुआंग को देखा था तो उसने पहले ही हुआंग फेंग को यहाँ बंद होने के बारे में बता दिया था। हुआंग फेंग भी निंग वुशुआंग की सुरक्षा के बारे में चिंतित था, इसलिए इस समय और स्थान पर पहुँचने के बाद बस आते रहो। हुआंग फेंग खुश था कि वह समय पर पहुँच गया, अन्यथा निंग वुशुआंग की मृत्यु हो जाती। उसे जीवन भर इसका पछतावा होना तय था। या तुम सच में हुआंग फेंग हो? जब सुपेई के अधीनस्थ ने देखा कि हुआंग फेंग उसे अनदेखा कर रहा है तो उसने एक बार फिर पुष्टि की। वह बिना किसी भाव के कमरे से बाहर चला गया। वह अपने सभी अधीनस्थों को बुलाने के लिए तैयार था। हालांकि उसने पहले कभी हुआंग फेंग को नहीं देखा था। हालांकि वह जानता था कि हुआंग फेंग कितना शक्तिशाली था। यह ऐसी चीज नहीं थी जिससे वह अकेले निपट सकता था। हालांकि जैसे ही वह दरवाजे की ओर चलने वाला था उसने देखा कि हुआंग फेंग उसे देख रहा था। फिर अपने दाहिने हाथ से उसके निचले शरीर की ओर इशारा किया। उसके बाद उसे अपने पैरों के बीच दर्द महसूस हुआ। मांस का एक टुकड़ा नीचे गिर गया। उस चीज को स्पष्ट रूप से देखने के बाद वह तुरंत दर्द से चिल्लाया और उसका चेहरा बेहद पीला पड़ गया। एपिसोड 1225। यह शायद एक सपना था। ज्योकुई और निंग वुशुआंग शर्मीले थे और देखने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। हुआंग फेंग ने उस व्यक्ति को ठंडे अंदाज में देखा और कहा, मैं हुआंग फेंग हूँ, तुम अभी क्या करना चाहते थे? हालांकि उस आदमी ने हुआंग फेंग को कोई जवाब नहीं दिया, इसके बजाय वह चिल्लाता रहा। हुआंग फेंग की हरकत ने उसके शरीर और दिल दोनों को चोट पहुंचाई थी। क्वैक क्वैक क्वैक, हुआंग फेंग ने ठंडे स्वर में कहा। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और 6 शिराओं वाली दिव्य तलवार फिर से प्रकट हुई। 6 शिराओं वाली दिव्य तलवार ने उस आदमी की भौहों के बीच वार किया। आदमी की चीख तुरंत गायब हो गई। वह पूरी तरह से मर चुका था। वह आदमी जो निंग वुशुआंग का बलात्कार करना चाहता था और उसने निंग वुशुआंग को लगभग मौत के घाट उतार दिया था। इसके अलावा यह भी इसी आदमी की वजह से था, इसीलिए उसे एक बार फिर इस दुनिया में आने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। इसलिए हुआंग फेंग ने इस आदमी को मारने में संकोच नहीं किया। हालांकि इस आदमी के शरीर को यहाँ छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं थी, इसलिए हुआंग फेंग ने चुपचाप मंत्रोच्चार किया और एक हवा का जादू प्रकट हुआ। इसने आदमी के शरीर और उसके शरीर से गिरे मांस के ढेर को दरवाजे से बाहर उड़ा दिया। मुझे देर हो गई है। इस समय हुआंग फेंग ने निंग वुशुआंग को टेबल पर बैठाया और बैठ गया। मैंने तुम्हें डरा दिया। निंग वुशुआंग ने हुआंग फेंग का हाथ पकड़ रखा था और उसकी नजरें उस पर टिकी थीं जब तक हुआंग फेंग उसके पास था। निंग वुशुआंग को बहुत सुरक्षित महसूस हुआ। देर नहीं हुई। मुझे बहुत खुशी है कि तुम आ सके, यह बहुत अच्छा था। जियाओ कुई को भी लगा कि वह अनावश्यक है। वह चुपचाप बाहर चली गई और बाहर का दरवाजा बंद कर दिया। चिंता मत करो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो, चूंकि मैं यहाँ हूँ। मैं तुम्हें अब और खतरे में नहीं पड़ने दूंगा। हुआंग फेंग ने निंग वुशुआंग के पीले चेहरे को छुआ और कहा। हुआंग फेंग को अभी भी निंग वुशुआंग के बारे में दोषी महसूस हो रहा था। वह पहली महिला थी जिससे उसने वादा किया था। अंत में वह इस जगह को छोड़कर वास्तविकता में लौट आया। उसने निंग वुशुआंग को यहाँ अकेला छोड़ दिया। उसे लालसा का दर्द सहना पड़ा। उसे अपने लिए पैसे भी कमाने पड़े। यह उसके लिए वाकई कठिन था। निंग वुशुआंग ने धीरे से उत्तर दिया और फिर धीरे से हुआंग फेंग की बाहों में झुक गई। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और हुआंग फेंग की गर्मी महसूस की। उसने खुद से कहा, आज रात मत जाओ, ठीक है?
वास्तव में हुआंग फेंग के वास्तविकता में लौटने से पहले निंग वुशुआंग खुद को देना चाहती थी हुआंग फेंग। हालांकि उस समय हुआंग फेंग ने पहल नहीं की और निंग वुशुआंग थोड़ा शर्मीला और संकोची था, इसलिए अंतिम दो लोग सफल नहीं हो पाए। कुछ भी अच्छा कुछ समय तक इस बारे में सोचने के बाद निंग वुशुआंग को लगा कि आरक्षित रहना एक बुरी आदत है, अच्छी बात है। इसके अलावा पिछले कुछ दिनों में उसने जो अनुभव किया था वह अब कोई मायने नहीं रखता था, बड़ी बात है। साथ ही उसे अभी जो झटका लगा था और हुआंग फेंग का अचानक उसकी शक्ल सूरत ने उसकी आत्मा पर गहरा असर डाला था। उसने आखिरकार कहने की पहल की थी इन शब्दों, ठीक है। हुआंग फेंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे उत्तर दिया। इस अवधि के दौरान हालांकि वह इस दुनिया में नहीं आया था, उस वैकल्पिक आयाम में विला में वह अभी भी निंग वुशुआंग को देख सकता था, इसलिए संपर्क कि इस अवधि के बाद उसने वास्तव में निंग वुशुआंग को स्वीकार कर लिया था और यह निर्धारित कर लिया था कि वह उसकी महिला थी, इसलिए यह मामला उसके लिए केवल समय की बात थी। हुआंग फेंग ने निंग वुशुआंग को उठाया और हवा में मोमबत्ती बुझा दी, फिर वह निंग वुशुआंग को बिस्तर पर ले गया। शुरू से अंत तक निंग वुशुआंग शर्म से हुआंग फेंग की बाहों में लेटी रही, उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं हुई। हालांकि हुआंग फेंग की हरकतों के प्रति उसके मन में जरा भी प्रतिरोध नहीं था। जब हुआंग फेंग और निंग वुशुआंग एक हो गए तो सुपेई भी अपने घर में सो गया। इस समय उसे नहीं पता था कि जिस व्यक्ति को उसने निंग वुशुआंग को घर में नजरबंद करने के लिए भेजा था उन सभी को हुआंग फेंग ने मार डाला था। 2 घंटे पहले भी जिस आदमी से उसकी मुलाकात हुई थी उसकी आत्मा अंडरवर्ल्ड में लौट गई है। इस समय सुपेई अभी भी निंग वुशुआंग की दुकान को निगलने के बाद के अच्छे दिनों के बारे में सोच रहा था। अगली सुबह हुआंग फेंग जल्दी उठ गया। हालांकि उसने पाया कि उसकी बाहों में मौजूद सुंदरता पहले ही जाग चुकी थी। वह बस उसकी छाती पर लेटी हुई थी और उसे मुस्कुराती हुई देख रही थी। वह जाग गई। तुम थोड़ी देर और क्यों नहीं सोते? हुआंग फेंग ने निंग वुशुआंग को छुआ और कहा, मैं सो नहीं पा रहा हूँ, मुझे डर है कि यह एक सपना है। निंग वुशुआंग ने हुआंग फेंग से कहा, पहले जब मैं सोता था तो मुझे इस दृश्य के बारे में सपना आता था, अब यह आखिरकार वास्तविकता बन गया है। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत उत्साहित हूँ। हम हुआंग फेंग ने जवाब दिया। वह निंग वुशुआंग के मूड को महसूस कर सकता था। हालांकि मैं तुम्हें अक्सर उस अजीब घर में देख सकता हूँ, उसने कहा, लेकिन वह जगह हमारा घर नहीं है और समय कम है, इसलिए मैं इसके ऐसे होने का इंतजार कर रहा हूँ। इस तरह तुम्हारी बाहों में लेटने और तुमसे बातें करने में सक्षम होने के लिए इस बारे में बोलते हुए मुझे अभी भी सुपेई का शुक्रिया अदा करना है। अगर वह नहीं होता तो मैं तुम्हें इतनी जल्दी यहाँ नहीं देख पाता। निंग वुशुआंग ने कहा, यह मेरी गलती है, मैंने तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ दिया। हुआंग फेंग ने निंग वुशुआंग से अपराध बोध से कहा, मैं ऐसा करने को तैयार था, मुझे पता है कि मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करना चाहता हूँ, तुम यहाँ हो। निंग वुशुआंग ने समझाया, मुझे पता है। हुआंग फेंग ने कहा, लेकिन मैं तुम्हें बाहर निकालने का कोई रास्ता जरूर ढूंढूंगा। हाँ, निंग वुशुआंग ने उत्तर दिया। वे दोनों बिस्तर पर कुछ देर तक उब गए और फिर बिस्तर से बाहर निकल गए। निंग वुशुआंग एक युवा पत्नी की तरह थी जो अभी अभी दरवाजे से गुजरी थी। उसने हुआंग फेंग को नहलाने में मदद की, इससे हुआंग फेंग को वाकई मजा आया। हालांकि असल जिंदगी में लड़कियां भी उससे बहुत प्यार करती थीं, लेकिन वे उसे ऐसा करने में मदद नहीं करती थीं। यह दुनिया के नजरिए और बचपन से ही उसे मिली शिक्षा से जुड़ा था। निंग वुशुआंग की समझ में वह हुआंग फेंग की महिला थी, इसलिए उसने हुआंग फेंग की हर चीज का ख्याल रखा। उसे यही करना चाहिए था। ठीक है, अभी तुम यहीं रहो, यहाँ 2 लोग हैं, वे तुम्हारी रक्षा करेंगे। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जाऊंगा। नहाने के बाद हुआंग फेंग बाहर जाने के लिए तैयार हो गया। वह यहाँ आया था, वह यहाँ मौजमस्ती करने नहीं आया था, वह यहाँ मामले को पूरी तरह से निपटाने आया था। सावधान रहना। बेशक वह जानती थी कि हुआंग फेंग बाहर जाने पर क्या करने वाला है। हालांकि वह हुआंग फेंग के कौशल और जादू के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानती थी, फिर भी वह उसके बारे में चिंतित थी। ठीक है, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। उसे यकीन था कि उसे कुछ नहीं होगा। आखिरकार अगर वह वास्तव में
यह मर भी गया तो भी इससे उसे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए उसे निंग वुशुआंग की सुरक्षा की ज्यादा चिंता थी। उसने आज सुबह शक्तिशाली कौशल वाली 2 महिला दासियों के साथ अदलाबदली की थी। अगर निंग वुशुआंग को कुछ हो भी गया तो वे दोनों गारंटी दे सकते थे कि वे निंग वुशुआंग को बाहर निकाल लाएंगे। हुआंग फेंग के जाने के बाद वह सीधे सुपेई की हवेली में गया। वह सुपेई की तलाश करने की तैयारी कर रहा था। आखिरकार यह सब सुपेई की वजह से ही हुआ था, हालांकि उससे निपटने का समय आ गया था। हुआंग फेंग अभी तक कोई योजना नहीं बना पाया था। एपिसोड 1226 उन्होंने एक दूसरे का विरोध किया। इस समय सुपेई अपने आदमियों को अगले चरण उनके हमले की दिशा पर चर्चा करने के लिए एक बैठक के लिए इकट्ठा कर रहा था। हालांकि बैठक के बीच में उसका एक आदमी आया और उसके कान में कुछ शब्द फुसफुसाए। क्या तुमने कहा कि वहां कुछ हुआ? वास्तव में क्या हुआ? सुपेई ने आश्चर्य से अधीनस्थ से पूछा, हालांकि उसके शब्दों में कुछ घबराहट दिख रही थी। मुझे विवरण के बारे में ठीक से पता नहीं है, लेकिन वहां के गार्ड सुबह वापस नहीं आए। मैंने उन्हें जांच के लिए कहां से बुलाया था। आदमी ने जवाब दिया। निंग वुशुआंग की रखवाली करने वाले लोग निवास बारी बारी से लिया गया व्यवस्था। जो लोग रखवाली कर रहे थे, निंग वुशुआंग कल आएगा। आज सुबह शिफ्ट बदलने के लिए वापस आ गया, लेकिन अब उनमें से कोई भी वापस नहीं आया था, इसीलिए उसे पता था कि कुछ हुआ है। उसी समय उसने लोगों को भेजा जांच करने के लिए। वह जल्दी से आया। सुपेई को रिपोर्ट करें। क्या ऐसा हो सकता है कि उन्हें किसी कारण से देरी हुई हो? सुपेई ने कहा। वह विश्वास नहीं करना चाहता था कि वहां क्या हुआ था। उसे दुर्घटनाओं से नफरत थी। इसके अलावा उसे अभी भी इसके बारे में बुरा लग रहा था। ठीक है, मुझे भी यकीन नहीं है। मैं तुरंत जाकर जांच करूंगा, आदमी ने कहा। जल्दी जाओ। अगर तुम्हारे पास कोई महत्वपूर्ण खबर है तो मुझे तुरंत बताओ, सुपेई ने चिढ़कर कहा। हाँ, आदमी ने जवाब दिया और चला गया। नेताजी, क्या हुआ? बैठक में उपस्थित लोगों में से एक ने पूछा। कुछ नहीं, सुपेई ने हाथ हिलाकर कहा। वह इस मामले पर चर्चा नहीं करना चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि घटनास्थल पर मौजूद कई लोग निंग वुशुआंग पर उसके कदम उठाने के खिलाफ थे, क्योंकि वे सभी जानते थे कि निंग वुशुआंग हुआंग फेंग का अधीनस्थ था। हुआंग फेंग की पिछली उपलब्धियों और प्रतिष्ठा के बारे में ये सभी लोग इसके बारे में जानते थे। उनमें से कई लोग हुआंग फेंग की बहुत प्रशंसा करते थे और यहाँ तक कि कुछ लोगों के दिलों में हुआंग फेंग उनसे भी अधिक शक्तिशाली था। सबसे महत्वपूर्ण न बात, हालांकि सुपेई ने कहा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन सुपेई की मौजूदा शक्ल और अभी अभी गए आदमी के हाव भाव को देखते हुए हर कोई जानता था कि कुछ तो हुआ होगा। हालांकि सुपेई जवाब नहीं देना चाहती थी। बैठक जारी रखें। सुपेई नहीं चाहता था कि उसका अधीनस्थ इस मामले पर चर्चा जारी रखे, इसलिए उसने सीधे तौर पर कहा, ठीक है। उनमें से एक ने जवाब दिया, हम अभी पश्चिम में युद्ध के बारे में बात कर रहे थे और स्थिति गतिरोध में है। इंपीरियल कोर्ट ने हमसे मुकाबला करने के लिए वहां एक सेना भेजी है। इसके अलावा वहां का इलाका बचाव के ये आसान है और हमला करना मुश्किल है। अन्य विद्रोही सेनाओं के साथ हम उनसे निपटने के लिए ज्यादा प्रयास नहीं करेंगे, इसलिए हमारे लिए पश्चिमी मोर्चे को तोड़ना आसान नहीं होगा। लानत है इन कमीनों पर। जब इन्हें पैसे चाहिए होते हैं तो ये पहले से ज्यादा खुश होते हैं। जब युद्ध लड़ने का समय आता है तो ये सभी अपनी ताकत बचाकर रखते हैं और बिल्कुल भी योगदान देने को तैयार नहीं होते। किसी ने असंतुष्ट होकर कहा, यह सही है। अगर यह मेरे ऊपर है तो हम उन्हें दूर कर देंगे और अकेले ही यह कर लेंगे। उनके बिना क्या हम पहले भी बहुत अच्छी तरह से नहीं लड़े थे? आप ऐसा नहीं कह सकते। अगर वे यहाँ होते तो भी हमारे पास संख्या में बढ़त होती और हम शाही दरबार को डराने में सक्षम होते। इसके अलावा अगर हम उन्हें भगा देते तो क्या होता? अगर वे बाहर परेशानी खड़ी करते? यह सही है, वे लोग ऐसे लोग हैं जो कुछ नहीं कर सकते। ऐसा मत सोचो कि वे बिल्कुल भी मदद नहीं कर पाएंगे। हालांकि अगर वे परेशानी पैदा करना चाहते हैं तो वे हमें काफी परेशानी में डाल देंगे। किसी ने कहा, अरे
अगर जनरल हुआंग अभी भी यहाँ होते तो हालात ऐसे नहीं होते। कौन परवाह करता है कि यह शाही दरबार की सेना थी या विद्रोही सेना। उन सभी को मार डालो। वांग दानिऊ ने खड़े होकर गुस्से से कहा। वह भी अपने सामने जो कुछ हो रहा था उससे परेशान था। उन विद्रोही सेनाओं ने वास्तव में उसे सिरदर्द दे दिया। हालांकि जैसे ही वांग दानिऊ ने अपनी बात खत्म की उसने महसूस किया कि कोई उसके कपड़े खींच रहा है। यह उसके बगल में बैठा व्यक्ति था। वह उसे इशारा कर रहा था कि वह बात करना बंद करे। कमांडर सू ने हाल ही में हुआंग फेंग का नाम नहीं सुना था। वांग दानिऊ को कोई आपत्ति नहीं थी। उसे विश्वास था कि उसने जो कहा वह सही था। इसके अलावा वह एक सद्गुणी व्यक्ति था। सुपेई उसके साथ कुछ नहीं करेगी। हालांकि वांग दानिऊ को यह नहीं पता था कि जब उसने हुआंग फेंग का नाम लिया था उसके दिल में सुपेई ने पहले ही तय कर लिया था कि वह पूरी तरह से हाशिए पर चला जाएगा। वांग दानिऊ को शुरू में कुछ शब्द भी नहीं पता थे। वह एक असभ्य आदमी था और उसने देखा था कि वह अतीत में कितना बहादुर और उग्र था। इसके अलावा वह बहुत वफादार था। यही कारण है कि उसने उसे इतने महत्वपूर्ण पद पर रखा। अब ऐसा लग रहा था कि उसे इतने महत्वपूर्ण पद पर नहीं रखना चाहिए था। ठीक है, चलो अब हुआंग फेंग के बारे में बात नहीं करते। वह पहले ही जा चुका है। इसके अलावा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें इस मामले से निपटने के बारे में सोचना चाहिए। सुपेई ने कहा। आपने ऐसा क्यों नहीं कहा नेताजी? मुझे कभी समझ नहीं आया कि जनरल हुआंग क्यों जाना चाहते थे। उन्होंने कोई संकेत क्यों नहीं दिए। दूसरी ओर वांग दानिऊ एक सरलचित्त व्यक्ति था। यह सवाल उसके दिल में बहुत समय से दबा हुआ था। वह हमेशा से यह सवाल पूछना चाहता था। आज सही मौका था और वह अब इसे रोक नहीं सकता था। भले ही उसके बगल में बैठा व्यक्ति उसे देख ले फिर भी वह हार नहीं मानना चाहता था। दानियो, तुम क्या कह रहे हो? जल्दी से बैठ जाओ। सुन लियांग जो वांग दानियों से कुछ ही दूरी पर बैठा था ने उसे डांटा। तुम अभी भी जनरल हुआंग के आधे शिष्य हो। तुम्हारे गुरु अचानक गायब हो गए हैं। तुमने बस उन्हें अनदेखा कर दिया। मैं तुम्हारे जितना कायर नहीं हूँ। वांग दानिऊ ने इस पर विश्वास नहीं किया। उसने आज अपना मन बना लिया था। उसे इस मामले की तह तक जाना था। कमीने सुपेई ने मेज पटक दी और कहा। वांग दानिऊ, यह कैसा रवैया है? क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो? आह नहीं, मैं तो बस यह जानना चाहता हूँ कि जनरल हुआंग के साथ क्या हुआ। वांग दानिऊ ने निडरता से कहा। क्या हुआ? क्या मैंने तुम्हें पहले ही नहीं बताया था? वह खुद ही चला गया। इसका मुझसे क्या लेना देना है? अगर तुम यही रवैया रखोगी तो मुझे असभ्य होने का दोष मत दो। सुपेई ने गुस्से से कहा। नेता, आपको मेरे साथ विनम्र होने की जरूरत नहीं है। क्या आप ही नहीं थे जिन्होंने उन सभी भाइयों को दूर धकेल दिया था जो आपके साथ जीवन और मृत्यु से गुजरे थे? वांग दानिऊ ने कहा। अब आपको मेरी परवाह नहीं है। दृश्य तुरंत शांत हो गया। हालांकि ऐसी बहुत सी बातें थीं जो सभी अपने दिल में समझते थे लेकिन वे शायद इसे जोर से नहीं कह पाते। लेकिन अब वांग दानिऊ ने इस मामले की सच्चाई को सीधे उजागर कर दिया था। उसी समय सभी लोग वांग की ओर देखने लगे। दानिऊ को कुछ आश्चर्य हुआ। किसी को पता होना चाहिए कि यह आदमी आमतौर पर एक गुस्सैल स्वभाव का था। वह केवल बिना जाने कैसे आगे बढ़ना है यह जानता था। उसके कितने सिद्धांत थे। कब से क्या यह आदमी बोलना जानता था? चले जाओ, अभी चले जाओ, यहां से चले जाओ। मैं तुम्हें फिर से नहीं देखना चाहता। सुपेई का शरीर कांप उठा और उसने गुस्से से वांग दानिऊ की ओर इशारा किया। अगर वांग दानिऊ हर समय उसका पीछा नहीं करता तो अभी भी बहुत सारे लोग यह दृश्य देख रहे होते। वह चाहता था कि वह अपनी बात के विपरीत जा सके। वह उस आदमी को मार डालेगा जिसने उस पर शक किया था। मैं बहुत पहले ही यहाँ से जाना चाहता था नेताजी। अब आप पहले वाले नेता नहीं रहे। मेरे यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है। यह कहने के बाद वांग दानिऊ ने अपने आसपास के लोगों की बातों को नजरअंदाज किया और सीधे बाहर चला गया। एपिसोड 1227। मेरी बात सुनो, मैं बहुत गुस्से में हूँ। मैं बहुत गुस्से में हूँ।
हालांकि वांग दानियो पहले ही जा चुका था, सुपेई स्पष्ट रूप से अभी भी गुस्से में था। भीड़ को देखते हुए उसने कहा, और कौन जाना चाहता है? जल्दी करो और निकल जाओ, साफ सुथरे, और दूर चले जाओ, मुझे उसे फिर से देखने मत दो। दृश्य तुरंत शांत हो गया। सभी ने अपना सिर नीचे कर लिया। किसी की ओर देखने की हिम्मत नहीं हुई, खास तौर पर सन लियांग जो सुपेई के बगल में खड़ा था, जो आधा शिष्य था जिसे हुआंग फेंग ने कभी सावधानी पूर्वक पढ़ाया था। अब विद्रोही सेना का सेनापति ध्यान में लीन एक बूढ़े साधु की तरह था। वह अपनी सीट पर अपनी आंखें आधी बंद करके बैठा था। ऐसा लग रहा था जैसे घटनास्थल पर जो कुछ भी हुआ उसका उससे कोई लेना देना नहीं था। हॉल में कुछ देर तक कोसने के बाद सुपेई की भावनाएं धीरे धीरे शांत हो गईं। यह देखकर कि कोई भी उससे सवाल करने के लिए खड़ा नहीं हुआ या बस चला गया, वह अभी भी संतुष्ट था। मुझे पता है कि युद्ध की स्थिति बहुत कठिन है, हर कोई थोड़ा दुखी महसूस कर रहा है, मैं भी, लेकिन हम जीतने की उम्मीद नहीं कर सकते। हम केवल उस व्यक्ति पर अपनी उम्मीदें लगा सकते हैं जो पहले ही जा चुका है और कभी वापस नहीं आ पाएगा। सुपेई ने भीड़ को देखा और कहा, तो हमें सोचना चाहिए कि हमें अब क्या करना चाहिए। अब जाकर भीड़ ने बोलने की हिम्मत की। किसी के पास कोई अच्छा विचार नहीं था। हालांकि सन लियांग ने कुछ नहीं कहा। वास्तव में इस समय कई कारणों से इस सेना में उसका बहुत ऊंचा स्थान था। एक कारण यह था कि वह लंबे समय से सुपेई का अनुसरण कर रहा था। इसके अलावा वह हुआंग फेंग का आधा शिष्य था, इसलिए उसे कई लोगों का सम्मान मिला था। साथ ही जिस समय हुआंग फेंग अभी अभी गया था, उसने वास्तव में सभी को कुछ राउंड जीतने के लिए प्रेरित किया था, इसलिए उसके पास कुछ प्रतिष्ठा थी। हालांकि हाल ही में युद्ध की स्थिति बहुत खराब थी और वह पहले ही लगातार कुछ राउंड हार चुका था। इससे उसकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा थोड़ी कम हो गई। साथ ही उसने कभी भी हुआंग फेंग के बारे में कुछ नहीं कहा था। इस वजह से जिन लोगों के मन में हुआंग फेंग के बारे में अच्छी धारणा थी, वे अपने दिल में उससे घृणा करने लगे। वास्तव में न केवल सन लियांग ने कभी हुआंग फेंग के लिए बोलने के बारे में नहीं सोचा था, बल्कि उसने कभी उसकी मदद करने के बारे में नहीं सोचा था। वह इससे पहले हुआंग फेंग की बहुत प्रशंसा करता था, हुआंग फेंग से ईमानदारी से सीखा। हालांकि हुआंग फेंग के चले जाने के बाद वह विद्रोही सेना का जनरल, सब कुछ बदल गया था। उसे छाया में रहना पसंद नहीं था। हुआंग फेंग की उपलब्धियां बहुत ही शानदार थीं, चाहे वह कितनी भी मेहनत क्यों न कर ले। उसने कोशिश की लेकिन हार नहीं मानी। उसे लगा कि वह हुआंग फेंग का मुकाबला नहीं कर सकता। इसके अलावा वहां भी अभी भी बहुत से लोग थे जो उसकी तुलना हुआंग फेंग से करते थे। उसका नतीजा यह हुआ कि वह हुआंग फेंग जितना अच्छा नहीं था, यह स्वाभाविक रूप से उसे महसूस कराएगा। अप्रिय 10, आपको यह जान लेना चाहिए कि वर्तमान जनरल वही है, हुआंग फेंग नहीं। अगर वह जीत जाता तो कई लोग कहते थे कि हुआंग फेंग ने ही उसे अच्छी शिक्षा दी है। अगर वह हार जाता तो लोग कहते उसने हुआंग फेंग की उम्मीदों को निराश किया है। वैसे भी चाहे वह जीता हो या हारा हो, बहुत से लोग वास्तव में उनकी प्रशंसा नहीं करते थे। इसलिए सन लियांग पूरी विद्रोही सेना से हुआंग फेंग का नाम पूरी तरह से गायब कर देना चाहता था। वह हुआंग फेंग के लिए कैसे बोल सकता था? यह सिर्फ इतना था कि वांग दानियो, जो थोड़ा जिद्दी था, जाहिर तौर पर इस बारे में नहीं जानता था। सुपेई ने भीड़ की गर्मागर्म चर्चा को देखा और उसके दिल में एक जटिल भावना थी। उसे स्वीकार करना पड़ा कि जब हुआंग फेंग यहाँ था तो उसे इतनी चिंताएं नहीं थीं। अगर कोई समस्या थी तो हुआंग फेंग खुद ही उसका समाधान कर सकता था। उसे बस यहाँ बैठकर हुआंग फेंग के सामने से एक के बाद एक अच्छी खबरें भेजने का इंतजार करना था। लेकिन अब हुआंग फेंग के चले जाने के बाद उसे अचानक बहुत ज्यादा दबाव महसूस होने लगा। पहले यह उसके लिए बहुत ही आसान बात थी, लेकिन अब अगर वह एक कदम आगे बढ़ाना चाहता है तो उसे भारी कीमत चुकानी होगी। और
बहुत प्रयास करना होगा। हालांकि जितना ज्यादा ऐसा होता गया, सुपेल के दिल में उतनी ही अनिच्छा महसूस होती गई। जब वह नेता क्यू के अधीन था तो वह भी एक सुंदर प्रतिभाशाली व्यक्ति था। उसका मानना था कि उसकी क्षमताएं भी बहुत मजबूत थीं और वह हुआंग फेंग से किसी भी तरह कमजोर नहीं होगा। हुआंग फेंग जो कर सकता था वह भी कर सकता था। हुआंग फेंग, ऐसा मत सोचो कि तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। सुपेई ने अपने दिल में सोचा। हमेशा शांत भाव वाला चेहरा फिर से उसके दिमाग में उभर आया। उस चेहरे ने पहले उसे सहज महसूस कराया था, लेकिन अब वह उसे परेशान कर रहा था। इस समय वांग दानियो अचानक वापस आ गया। सुपेई ने भौहें सिकोड़ी। यह वांग दानियो खुद को किस तरह की जगह समझता था? वह जब चाहे आता और चला जाता। क्या उसके पास अभी भी कुछ प्रतिष्ठा थी? वांग दानियो, तुम्हें क्या हो गया है? क्या मैंने तुम्हें जाने के लिए नहीं कहा था? सुपेई ने पूछा। इस समय जिन लोगों को पता चला कि वांग दानियो वापस आ गया है, उन्होंने अपनी चर्चा रोक दी और हैरान भाव से वांग दानियो को देखा। उन्हें नहीं पता था कि वह क्या करने जा रहा है। दूसरी ओर वांग दानियो के चेहरे पर उत्साह का भाव था, मानो उसने सुपेल के बदसूरत भाव को देखा ही न हो। नेता, देखो कौन वापस आ गया है। सुपेई ने उत्साहित वांग दानियो को कुछ संदेह के साथ देखा। फिर उसने बाहर की ओर देखा। वह स्तब्ध था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या प्रतिक्रिया दे। घटनास्थल पर मौजूद बाकी लोग, वांग दानियो ने भी पीछे देखा और फिर उन सभी की प्रतिक्रियाएं अलग अलग थीं। कुछ लोग स्तब्ध थे, कुछ लोग आश्चर्यचकित थे और कुछ लोग डरे हुए थे। वांग दानियो के पीछे हुआंग फेंग शांति से कदम दर कदम चल रहा था। सबकी निगाहों के सामने वह हॉल में चला गया। उसने चारों ओर देखा और पाया कि इन लोगों के बीच वहां उनमें से कुछ ऐसे थे जिन्हें वह जानता था, लेकिन उनमें से अधिकतर ऐसे लोग थे जिनके बारे में उसे कोई याद नहीं था। पहले नेता सु विद्रोही सेना के भाइयों, बहुत समय हो गया मिलते हुए, हुआंग फेंग ने कहा। मुस्कान। हुआंग फेंग, तुम यहाँ क्यों हो? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम चले गए? सुपेई ने हैरानी से पूछा। उसके चेहरे के भाव बदलते रहे। कोई नहीं जानता था कि वह क्या सोच रहा है। मैं चला गया, लेकिन मैंने यह नहीं कहा कि मैं वापस नहीं आ सकता, हुआंग फेंग ने कहा। इसके अलावा मेरे जाने के बाद तुम लोगों ने मेरी महिला को परेशान किया। मैं सिर्फ देखता नहीं रह सकता और इसकी परवाह नहीं कर सकता। हुआंग फेंग, यहाँ एक गलतफहमी है, सन लियांग ने कहा। पहली बार जब उसने हुआंग फेंग को देखा तो वह उत्साहित नहीं था। उसे उत्साहित भी नहीं हुआ, बल्कि ज्यादा आश्चर्य हुआ। साथ ही वह नहीं चाहता था कि हुआंग फेंग दिखाई दे। गलतफहमी। हुआंग फेंग ने सन लियांग को देखा और पाया कि जब वे चले गए तो उनमें कोई अंतर नहीं था। हालांकि उसकी आंखों में नजर स्पष्ट रूप से अलग थी। पहले जब वह उसे देखता था तो वह अधिक विनम्र और सम्मानजनक होता था, लेकिन अब उसकी आंखों में कोई सम्मान नहीं था, इसके बजाय बहुत डर था। हाँ, यह एक गलतफहमी थी, सुपेई ने भी कहा। एक गलतफहमी मेरी औरत को घर में नजरबंद कर सकती है। तुम मेरा घर लूट सकते हो। तुम किसी को मेरी औरत का बलात्कार करने के लिए कह सकते हो? हुआंग फेंग ने सवाल किया। इस समय उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। उसके द्वारा कहे गए हर शब्द के साथ उसका चेहरा उदास हो रहा था। हुआंग फेंग, मेरी व्याख्या सुनो, सुपेई ने जल्दी से कहा। एपिसोड 1228। उसका चेहरा चीरना। जब सुपेले हुआंग फेंग से बात कर रहा था, उसने चुपके से अपने से कुछ ही दूरी पर खड़े किसी व्यक्ति को संकेत दिया। वह व्यक्ति चुपचाप हॉल से चला गया। उसे लगा कि उसकी हरकतें हुआंग फेंग से छिपी हुई हैं, जो उसे अपनी पीठ पर उठाए हुए था। उसे नहीं पता था कि हुआंग फेंग उसकी हर हरकत को अच्छी तरह जानता था। हालांकि हुआंग फेंग ने उसे जाने से नहीं रोका, इसके बजाय उसने उसे जाने दिया। वह देखना चाहता था कि यह सुपेई क्या करना चाहता है। ठीक है, मैं तुम्हारा स्पष्टीकरण सुनूंगा। हुआंग फेंग ने सुपेई की ओर देखा और कहा। हुआंग फेंग, तुम नहीं जानते, तुम्हारे जाने के बाद उसके पिता की मृत्यु नेता क्यू के आदेश के तहत हुई। हालांकि नेता क्यू पहले ही मर चुका था। जो व्यक्ति परिवार को लूटने गया था, आखिरकार वह इस विद्रोही सेना का सदस्य था, इसलिए वह इस विद्रोही सेना से बहुत नफरत करती थी। जब तुम वहां थे
तो उसने कुछ भी नहीं दिखाया। हालांकि तुम्हारे जाने के बाद उसने गुप्त रूप से शाही दरबार की सेना से संपर्क किया। यदि तुम अंदर से मिलकर काम करना चाहते हो और हमारी विद्रोही सेना को हराना चाहते हो तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, इसीलिए मैंने उस पर हमला किया। यह विद्रोही सेना आज जो है वह कैसे हो सकती है? यह सब तुम्हारी वजह से है। तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे प्रयास बर्बाद हो, हैं ना? सुपेई ने हुआन फेंग को देखा और ईमानदारी से कहा। सुपेई की बातें सुनकर कई लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। शुरुआत में जब सुपेई ने निंग वुशुआंग पर हमला किया था तो उस पर कोई आरोप नहीं था, इसलिए कई लोग उससे घृणा करते थे। आखिर निंग वुशुआंग हुआन फेंग की औरत थी। जब हुआन फेंग अभी अभी गया था तब सुपेई ने पहले ही निंग वुशुआंग पर हमला कर दिया था। इसे उचित नहीं ठहराया जा सकता था। बाद में खबर आई कि निंग वुशुआंग दुश्मन के साथ मिलीभगत कर रहा है। हालांकि बहुत से लोगों को इस पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस पर यकीन करते थे। अब सुपेई ने एक बार फिर इस कारण पर जोर दिया। सभी के दिलों में झिझक होने लगी। उन्हें नहीं पता था कि सुपेई ने जो कहा वह सच है या नहीं। नेता सु, क्या आपको यकीन है कि जब आपने अभी ये शब्द कहे थे सोए नहीं थे? हुआंग फेंग ने अजीब भाव से सुपेई को देखा और कहा, दूसरे पक्ष को शायद पता नहीं होगा उसके और निंग वुशुआंग के बारे में। वे हर दिन एक दूसरे से मिलते थे, लेकिन अब वे वास्तव में एक दूसरे से मिले थे। वे उसके और निंग के बीच मतभेद भी पैदा करना चाहते थे। वुशुआंग यह वास्तव में अद्भुत था। वहीं हुआंग फेंग सुपेई से पूरी तरह निराश था। अगर उसका रवैया सही होता तो बेहतर है, या अगर उसका कारण बेहतर होता तो शायद वह जाने देता। हालांकि इस समय दूसरे पक्ष को जरा भी पछतावा नहीं था। वह वास्तव में बोना चाहता था उसके और निंग वुशुआंग के बीच मतभेद। हुआंग फेंग सु में पूरी तरह से निराश था। के लिए हुआंग फेंग, तुम्हारा क्या मतलब है? सुपेई के चेहरे का भाव थोड़ा बदल गया जब उसने कहा। पूछा गया, तुम्हारा क्या मतलब है? हुआंग फेंग मुस्कुराया और कहा, तो मैं तुम्हें बता दूं कि वुशुआंग अभी क्या कर रहा है। मैं ही पीछे से कमांड कर रहा हूं। तुमने कहा कि वह दुश्मन के साथ मिलीभगत कर रहा है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मैंने दुश्मन के साथ मिलीभगत की है? अगर मुझे दुश्मन के साथ मिलीभगत करनी होती तो मैं उस समय तुम्हारी मदद नहीं करता। हर जगह सैनिक थे। और ठीक है, मैंने शहर की दीवार पर तुम्हारी जान बचाई थी। मुझे मत बताओ कि तुम्हें लगता है कि मैंने पहले तुम्हें बचाया, फिर मैं देश को जीतने में तुम्हारी मदद करूंगा और फिर मैं तुम्हें मार दूंगा, है न? क्या तुम्हें लगता है कि यह समझ में आता है? हुआंग फेंग के शब्दों से भीड़ की आवाजें और भी तेज हो गईं। जो लोग हिचकिचा रहे थे उन्हें अब हुआंग फेंग की बातों पर यकीन हो गया। अगर निंग वुशुआंग की सारी हरकतें हुआंग फेंग द्वारा उसकी पीठ पीछे निर्देशित की जाती तो उसके लिए दुश्मन के साथ मिलीभगत करना असंभव होता। यह समझ में नहीं आता। यह बहुत अच्छा होता अगर हुआंग फेंग वास्तव में इस सेना को नहीं देखना चाहता। अतीत में उसे युद्ध के दौरान बस थोड़ी सी चाल का उपयोग करने की आवश्यकता थी। वह पूरी विद्रोही सेना का सफाया कर सकता था। उसे इस पर इतनी ऊर्जा खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, इसलिए अब कोई भी इस पर विश्वास नहीं करेगा। हुआंग फेंग दुश्मन के साथ मिलीभगत करने जा रहा था। यहाँ तक कि सन लियांग, जिसके पास हुआंग फेंग के बारे में अच्छी धारणा नहीं थी, वह समझ गया कि अगर हुआंग फेंग वास्तव में इस सेना को नष्ट करना चाहता था उसके पास अतीत में बहुत सारे मौके थे, लेकिन उस समय उसने ऐसा भी नहीं किया। और उसके बाद यह और भी असंभव हो गया। जब सुपेई ने हुआंग फेंग की बातें सुनी तो उसके चेहरे पर बहुत ही भद्दा भाव आ गया। उसने नहीं सोचा था कि निंग वुशुआंग हुआंग फेंग के आदेशों को सुन रहा था। हालांकि उसे पहले से ही अंदाजा था कि निंग वुशुआंग और हुआंग फेंग के बीच कोई संबंध है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उनका रिश्ता इतना करीबी होगा। यह जानना जरूरी है कि निंग वुशुआंग पर हमला करने से पहले सुपेई ने लोगों को निंग वुशुआंग पर लंबे समय तक नजर रखने के लिए कहा था, लेकिन अंत में उन्हें कुछ भी पता नहीं चला उसका सामान कहां से आया।
उसे भी नहीं पता था, ऐसा लग रहा था जैसे वे हवा से प्रकट हो गए हों। इसके अलावा निंग वुशुआंग की हर हरकत पर उसकी नजर थी। उसके पास हुआंग फेंग से मिलने का कोई मौका नहीं था, इसलिए सुपेई ने सोचा कि हुआंग फेंग और निंग वुशुआंग के बीच उनके लिए कोई भी रिश्ता होना असंभव था। एक दूसरे से संपर्क करना बहुत मुश्किल था और यह भी बहुत दुर्लभ था कि उनका एक दूसरे से कोई संपर्क हो। अन्य हालांकि ऐसा लग रहा था कि उनका पिछला अनुमान गलत था। हुआंग फेंग और निंग वुशुआंग के बीच रिश्ता बहुत करीबी भी था, लेकिन यह बहुत करीबी भी लग रहा था। यह सोचकर सुपेल और भी चिंतित हो गया। उसने अपने मातहतों से कहा था कि कल निंग वुशुआंग को प्रताड़ित किया गया। उसे नहीं पता कि हुआंग फेंग को इसके बारे में पता था या नहीं। अगर उसे इस बारे में पता होता तो शायद वह इस मामले को नहीं छोड़ता। क्या हुआ? चीफ सु के पास कहने को कुछ नहीं है। हुआंग फेंग ने सुपेई की तरफ देखा और कहा। दिल निराशा से भर गया था। सुपेई उस समय बहुत अच्छे इंसान थे, वह धार्मिकता को लाभ से अधिक महत्व दिया, लेकिन अब यह स्पष्ट था कि वह बदल गया था। कुछ हद तक अपरिचित हो जाना केवल यही कहा जा सकता है कि शक्ति वास्तव में हो सकती है। एक व्यक्ति को बदलो। इस समय जिस व्यक्ति को सुपेल के जाने का संकेत मिला था वह एक बार चुपके से अंदर आ गया था। फिर से उसने सुपेई को देखा। जब सुपेई ने दूसरे पक्ष की आंखों में नजर देखी तो उसका दिल अंततः शांत हो गए। यह सही है, आपने अभी जो कहा वह गलत नहीं था। निंग वुशुआंग ने वास्तव में दुश्मन के साथ मिलीभगत नहीं की थी। सुपेई का चेहरा बदल गया और वह खड़ा हो गया और बोला, यदि आप किसी को दोष देना चाहते हैं तो आप उसे केवल बहुत अधिक पैसा कमाने के लिए दोषी ठहरा सकते हैं, सिर्फ इसी वजह से। हुआंग फेंग ने भौहें सिकोड़कर पूछा। आसपास के लोगों ने भी सुपेई की तरफ देखा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह इतना सीधा होगा। दरअसल सुपेई का सामना निंग वुशुआंग से इसलिए हुआ क्योंकि वह उसकी प्रतिद्वंद्वी थी। हालांकि उन्होंने पहले इसका जिक्र नहीं किया था, लेकिन उन सभी के दिलों में कुछ अनुमान थे। बस उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि सुपेई यह बात जोर से कह देगी। क्या यह पर्याप्त नहीं है? सुपेई ने हुआंग फेंग से पूरी तरह से नाता तोड़ने का फैसला किया था। वह भी समझ गया अगर हुआंग फेंग के वाकई निंग वुशुआंग से बहुत सारे संबंध थे तो उसके लिए अब कोई बहाना ढूंढना बेकार होगा। हुआंग फेंग को इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ, इसलिए उसने बस इसे स्वीकार कर लिया। जहां तक मौजूद अन्य लोगों की बात है, सुपेई को डर नहीं था। ये सभी लोग उसके अधीनस्थ थे, वे सभी उसके द्वारा पदोन्नत किए गए थे। अंत में यह मामला वे बाहर जाकर बकवास नहीं करेंगे। ऐसा लगता है कि वुशुआंग ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है न? हुआंग फेंग ने कहा। उसने घर के चारों ओर देखा और कहा, तुम उसकी वजह से इतने अच्छे घर में रह पा रहे हो, यह सही है। उसने मुझे बहुत सारे लाभ दिए, लेकिन जो पैसा उसने कमाया उसकी तुलना में वे स्पष्ट रूप से पर्याप्त नहीं हैं, सुपेई ने कहा। एपिसोड 1229 उन दोनों को मार डालो। सुपेई ने हुआंग फेंग की ओर देखा और आगे कहा, चूंकि उसका व्यवसाय इतना लाभदायक है तो मैं इसे क्यों नहीं ले लेती? मैं इसे खुद ही संभाल लूंगी। अगर ऐसा है तो मुझे पैसे मिल जाएंगे। क्या इसका मतलब ज्यादा पैसे नहीं होंगे? मैं क्यों आभारी रहूं और उससे पैसे लूं? तुम सच में एक ऐसे आदमी हो जो एक आदमी के दिल से संतुष्ट नहीं है। तुम एक सांप की तरह हो जो हाथी को निगल रहा है। वह यह भी जानता था कि निंग वुशुआंग ने बहुत पैसा कमाया है। अगर दूसरे लोग इसे देखेंगे तो निश्चित रूप से ईर्ष्या करेंगे। ऐसी अराजक दुनिया में अगर मार्शल पावर की कोई गारंटी नहीं है तो निंग वुशुआंग शांति से पैसा नहीं कमा पाएगा। यही कारण था कि हुआंग फेंग ने पहले सुपेई को निंग वुशुआंग की देखभाल करने का निर्देश दिया था। हालांकि हुआंग फेंग ने नहीं सोचा था कि सुपेई का दिल इतना बड़ा होगा। आमतौर पर उसने उसे पहले ही बहुत सारा पैसा दे दिया था, लेकिन अंत में वह अभी भी संतुष्ट नहीं था। वह वास्तव में निंग वुशुआंग की दुकान पर कब्जा करना चाहता था और सीधे निंग वुशुआंग पर हमला करना चाहता था। यह कुछ ऐसा था जिसकी हुआंग फेंग ने पहले उम्मीद नहीं की थी। सौभाग्य से अब यह जानने में बहुत देर नहीं हुई थी। यह बस कुछ पैसों की बर्बादी थी। मैंने इतनी सारी विद्रोही सेनाएं खड़ी की हैं, मेरे पास पैसे कैसे नहीं हो सकते?
सुपेई ने कहा, हुआंग फेंग, तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था। अगर ऐसा होता मैं अभी भी अपने दिल में तुम्हारी दयालुता को याद कर सकता हूँ, लेकिन तुमने अब जो कहा है, मैं केवल तुम्हारे खिलाफ कदम उठा सकता हूँ। मेरी अच्छाई याद है, इसे ही तुम मेरी अच्छाई याद रखना कहते हो? तुमने पहले ही मेरी औरत पर चाल चल दी है और तुम अब भी कहते हो कि तुम्हें मेरी अच्छाई याद है। सुपेई, ओह सुपेई, तुम वाकई बेशर्म हो, हुआंग फेंग ने कहा। इस समय उसके मन में सुपेई के लिए कोई सम्मान नहीं रह गया था। इस तरह की बातें लोग उसके सम्मान के लायक नहीं हैं। आप जो भी कहें, जीतने वाला सब कुछ ले जाता है। जब आप मर जाएंगे तब कोई चर्चा नहीं होगी, सुपेल ने कहा। इस समय विद्रोही सैनिकों की टोलियां आईं। उनमें से कुछ के हाथ में धनुष और तीर थे, जबकि अन्य के हाथ में कुल्हाड़ी और कृपाण थे। उनके पास सभी प्रकार के हथियार थे और उन्हें पूरा हॉल भरने में ज्यादा समय नहीं लगा। हथियारों ने उनके हाथ भी हुआंग फेंग की ओर तान रहे थे। घटनास्थल पर मौजूद बाकी लोग जब यह देखा तो कुछ कदम पीछे हट गए। स्थिति को देखते हुए वे यह भी समझ गए कि सुपेल वास्तव में हुआंग फेंग को मारने जा रही थी। भाव थोड़े जटिल थे, हालांकि उनमें से कई ने कभी हुआंग फेंग को नहीं देखा था। हालांकि वे सभी हुआंग फेंग की प्रतिष्ठा के बारे में सुन चुके थे। उनके नेतृत्व में उन्होंने कई लड़ाइयां लड़ी। वास्तव में वे हुआंग फेंग से काफी प्रभावित थे। अंत में वे जब उन्होंने हुआंग फेंग की लाश जमीन पर पड़ी देखी तो उनके मन में मिश्रित भावनाएं थीं। दूसरी ओर हुआंग फेंग देख रहा था कि अधिक से अधिक लोग उसे घेर रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। सुपेई को लगा कि वह बेवकूफी से डर गया है। सुपेई, तुम क्या करने जा रही हो? वांग दानियों ने गुस्से से डांटा। वह अकेला था जो अभी भी हुआंग फेंग के पक्ष में खड़ा था। यह सब जनरल हुआंग का श्रेय था कि विद्रोही सेना अपने वर्तमान स्तर तक पहुंच सकता है। आप उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? ऐसा इसलिए था क्योंकि आपने सोचा था कि यह सब हुआंग फेंग की वजह से था कि विद्रोही सेना अपने वर्तमान पैमाने तक पहुंच सकी, इसलिए उसे मरना पड़ा। सुपेई ने हुआंग फेंग को देखा और कहा। उसकी आंखों में अब कोई भावना नहीं थी। हाँ, हुआंग फेंग ने सुपेई को देखकर मुस्कुराया। वह समझ गया कि सुपेई क्या सोच रही थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी प्रतिष्ठा उससे आगे निकल जाए। हुआक्सिया के इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं। इसके अलावा निंग वुशुआंग के पास बहुत सारे पैसे कमाने वाले उत्पाद थे। ये कारण सुपेई के लिए उस पर कदम उठाने के लिए पर्याप्त थे। दानियों, किनारे हो जाओ, बाद में गलती से तुम्हें चोट न लग जाए, हुआंग फेंग ने वांग दानियों से कहा। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके बगल में खड़ा आखिरी व्यक्ति होगा जिसने उसका समर्थन किया। वह वास्तव में यह सरल दिमाग वाला वांग दानियों था। पहले के तथाकथित चतुर लोग अब चुप थे। मैं नहीं करूंगा, वांग दानियों ने कहा। जनरल हुआंग, मुझे कोई बड़ा कारण समझ में नहीं आता, लेकिन मैं विद्रोही सेना में आपके योगदान के बारे में जानता हूं। मैं आपकी बहुत प्रशंसा करता हूं। मैं आपको ऐसे ही मरते हुए नहीं देख सकता। ऐसा कहने के बाद वांग दानियों ने अपने आसपास के अन्य लोगों की ओर देखा और कहा, तुम कमीनों को अपनी अंतरात्मा से पूछना चाहिए, जनरल हुआंग के बिना क्या तुम आज जो कुछ भी हासिल कर पाए हो वह हासिल कर पाते? उनमें से हर एक कायर था। इस समय वे सभी कछुओं की तरह डरे हुए थे। जब उन्होंने वांग दानियों के गुस्से भरे शब्द सुने तो उनमें से कई ने शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया। वे हुआंग फेंग और वांग दानियों की ओर देखने की हिम्मत नहीं कर पाए। बेशक वे जानते थे कि क्या हो रहा था। आज सबसे ज्यादा योगदान किसका था? हालांकि मौजूदा स्थिति को देखते हुए उन्हें खड़े होकर हुआंग फेंग का समर्थन करना था। वे अपने दिल में ऐसा कर सकते थे, लेकिन वास्तव में कार्यों के संदर्भ में यह असंभव था। वांग दानियों, इतने सालों तक मेरे पीछे चलने के लिए मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूं। हुआंग फेंग का साथ तुरंत छोड़ दो, अन्यथा मुझे असभ्य होने का दोष मत दो, सुपेई ने बदसूरत भाव से कहा। उसने कभी नहीं सोचा था कि वांग दानियों हुआंग फेंग का इतना सीधे तौर पर समर्थन करेगा। मैं नहीं जाऊंगा, मैं मौत से नहीं डरता। चलो, वांग दानियों ने कहा। ठीक है, चूंकि तुम मरना चाहते हो इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा।
सुपेल ने कहा, उसे पहले ही यह अधिकार मिल चुका था। वांग दानियों को मारने का इरादा जिन्होंने हमेशा हुआंग फेंग का समर्थन किया था, उसके कार्यों ने उसे ऐसा करने का कारण दे दिया था। हमला करो, उन दोनों को मार डालो, सुपेई चिल्लाया। इस समय हुआंग फेंग पहले ही आगे बढ़ चुका था। उसके पैरों के नीचे माइक्रोस्टेप था, पहले से ही सक्रिय था और भीड़ की ओर भागते समय उसका पूरा शरीर टेढ़ा था, उसे चारों ओर से घेरे हुए। हालांकि पहले के विपरीत अब उसके हाथ में एक और व्यक्ति था, यह था वांग दानियो। हुआंग फेंग भीड़ में घुसने के बाद उसने अपना खाली दाहिना हाथ बार बार हिलाया। विद्रोही सैनिकों को एक एक करके नीचे गिराया गया। हुआंग फेंग की प्राथमिकता इनसे निपटना था। उन तीरंदाजों को इस स्थान पर सीमित स्थान होने के कारण सभी तीरंदाज एक तरफ खड़े थे, अन्यथा वे अनजाने में अपने ही लोगों को चोट पहुंचा सकते थे। हुआंग फेंग को अभिनय करना है, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। हांग लांग यह इस क्षण तक नहीं था कि हुआंग फेंग ने वांग दानियों को जाने दिया। हालांकि वांग दानियों हुआंग फेंग की क्षमता से चकित था। इस समय उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसने अपने हाथ में हथौड़ा उठाया, वह अपने पुराने भाइयों पर हमला करने जा रहा था। हालांकि हो सकता है कि यह उसके पिछले रिश्ते की वजह से हो, लेकिन उसने शायद ही कभी आपको मारा हो जब तक उसके पास कोई और विकल्प न हो। वह दूसरे पक्ष को घायल करने की पूरी कोशिश करेगा। आसपास के लोगों ने देखा कि हुआंग फेंग इतने सारे लोगों से घिरा हुआ था, लेकिन फिर भी वह इसे आसानी से करने में सक्षम था। वे हुआंग फेंग के कौशल से और भी अधिक चकित थे। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि हुआंग फेंग अन्य स्थानिक क्षेत्रों में चीजों का उपयोग नहीं कर सकता था, अन्यथा उसने एक ग्रेनेड का इस्तेमाल करके इन सभी लोगों को एक पल में उड़ा दिया। सुपेई ने देखा कि हुआंग फेंग लड़ते और भी बहादुर होता जा रहा था और उसके मारे जाने का कोई संकेत नहीं दिख रहा था। उसके दिल में गुस्से के अलावा डर भी था। इस तरह के हुआंग फेंग ने उसे वाकई डरा दिया। हालांकि वह पहले से ही जानता था कि हुआंग फेंग कितना शक्तिशाली था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि हुआंग फेंग इतना शक्तिशाली होगा। जाओ, तुम सब उसे मार डालो, सुपेई लगातार दहाड़ता रहा। इस समय बाहर से लोगों की एक अनथीन धारा उसकी ओर दौड़ रही थी। आखिरकार यह उसका बेस कैंप था और उसके पास अभी भी बहुत सारे लोग थे। एपिसोड 1230 सुपे की मृत्यु। हालांकि विद्रोही सेना हुआंग फेंग के लिए ज्यादा खतरा नहीं थी, फिर भी हुआंग फेंग इस तरह से हत्याएं जारी नहीं रखना चाहता था। ये सभी लोग निर्दोष थे, अब उनमें से किसी को भी मारने का कोई मतलब नहीं था। केवल मुख्य दुष्ट ही समस्या का समाधान कर सकता था, अन्यथा वह उन सभी को नहीं मार पाएगा। यह सोचकर हुआंग फेंग ने सुपेई की ओर दौड़ते हुए हमला किया। जब सुपेई ने हुआंग फेंग की हरकतें देखीं तो वह समझ गया कि हुआंग फेंग क्या सोच रहा था। वह अवचेतन रूप से भागना चाहता था, हालांकि उसके पास कुछ कौशल भी थे। हालांकि उसने इस अवधि के दौरान शायद ही कभी उनका उपयोग किया था। उसने पहले ही अपना बहुत समय बर्बाद कर दिया था। इसके अलावा हुआंग फेंग की क्रूरता उसकी कल्पना से कहीं अधिक थी। उसका मानना था कि भले ही वह अपने चरम पर हो, लेकिन वह हुआंग फेंग का मुकाबला नहीं कर पाएगा, इसलिए उसके लिए वहां से चले जाना ही बेहतर था। हालांकि हुआंग फेंग ने तुरंत उसकी हरकत को नोटिस कर लिया। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और सुपेई की ओर इशारा किया, जो अभी अभी मुड़ी थी, और एक बार फिर 6 शिरा वाली दिव्य तलवार का इस्तेमाल किया। किसी पर हमला करने के लिए 6 शिराओं वाली दिव्य तलवार का उपयोग करते समय प्रतिद्वंद्वी पूरी तरह से तैयार नहीं था। आखिरकार इस चीज का कोई निशान नहीं था। इसके अलावा पलक झपकते ही प्रतिद्वंद्वी के पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था। इसके अलावा सुपेई ने अपनी पीठ हुआंग फेंग की ओर कर रखी थी, इससे वह और भी अधिक अप्रस्तुत हो गया। अर्घ सुपेई चीखकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके दाहिने पैर पर अंडे के आकार का एक छेद था। उस छेद से खून बहता रहा और देखते ही देखते उसकी पैंट और जमीन लाल हो गई। आसपास के लोग अचानक हुए इस बदलाव से चौंक गए। उन्हें नहीं पता था कि सुपेई को चोट कैसे लगी, उसे किसने चोट पहुंचाई।
हुआंग फेंग और वांग दानियो अभी भी सुपेई से कुछ दूरी पर थे। इसके अलावा उन दोनों को घेर लिया गया था। सुपेल को चोट पहुंचाने का कोई तरीका नहीं होना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है कि इस बार हुआंग फेंग आया था? क्या ऐसा हो सकता है कि वह अपने सहायकों से घिरा हुआ था? यह सोचकर सभी ने इधर उधर देखा, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। हुआंग फेंग ने उस समय का फायदा उठाया जब वे लोग अचंभित थे। उसने अपने पैरों से एक कदम आगे बढ़ाया और जहां वह खड़ा था वहां से ऊपर उड़ गया। उसके बाद वह सबके सिर के ऊपर से उड़ गया और पलक झपकते ही सुपेई के पास पहुंच गए। हुआंग फेंग ने एक हाथ से सुपेई को ऊपर उठाया। उसने हुआंग फेंग की ओर देखा और कहा, नेता सु, आप कहाँ जा रहे हैं? हुआंग फेंग, चलो इस बारे में बात करते हैं। दर्द की वजह से सुपेई का चेहरा बहुत पीला पड़ गया था। जब उसने हुआंग फेंग को अपनी तरफ आते देखा तो उसका चेहरा और भी पीला पड़ गया। हालांकि उसने फिर भी अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाने की कोशिश की। उसने हुआंग फेंग से कहा, सुपेल एक ऐसा व्यक्ति था जो नेता क्यू की कमान में रहते हुए मौत से नहीं डरता था। जब भी वह अपने सैनिकों को युद्ध में ले जाता था तो वह हमेशा सबसे आगे रहता था, इसलिए उस समय वह विद्रोही सैनिकों के बीच बहुत लोकप्रिय था। नेता क्यू की मृत्यु के बाद उसने अपने आसपास बहुत से लोगों को इकट्ठा किया। यह वह प्रतिष्ठा थी जो उसने बहादुरी से लड़ने से हासिल की थी। हालांकि जब से वह नेता बना और धनदौलत और शोहरत का आनंद लिया, सुपेई का साहस कम होता गया और वह मौत से और भी डरने लगा। उसे अग्रिम पंक्ति में आए हुए काफी समय हो गया था। अग्रिम पंक्ति में मौजूद खतरे और पीड़ा की तुलना में वह कभी अग्रिम पंक्ति में नहीं गया था। जाहिर है वह पीछे रहकर मौजमस्ती करने के लिए ज्यादा इच्छुक था, इसलिए अब जब वह हुआंग फेंग के हाथों में था तो वह हुआंग फेंग के साथ मौत तक लड़ना नहीं चाहता था। इसके बजाय वह दया की भीख मांगना चाहता था। नेता सु, आप वाकई बदल गए हैं। हुआंग फेंग ने भावुक होकर कहा, पिछली सुपेल बहुत खुश थी, इसी वजह से उसने उस समय उसकी मदद करने का फैसला किया था। हालांकि वर्तमान सुपेल अब पहले जैसी दबंग नहीं रही है। हुआंग फेंग, जो कुछ भी पहले हुआ था वह सब एक गलतफहमी थी। चलो बात करते हैं। चूंकि तुम वापस आ गए हो इसलिए जनरल का पद स्वाभाविक रूप से तुम्हारा ही रहेगा। हम पहले की तरह अब भी साथ मिलकर काम करेंगे। तुम क्या सोचते हो? सुपेई को हुआंग फेंग के लहजे की परवाह नहीं थी। वह जो सोच रहा था वह था सुरक्षा के लिए अपनी जान बचाओ, अपना पद बचाओ। सुपेल की बातें सुनकर आसपास के लोगों के चेहरे शर्म से भर गए। सुपेल उनका नेता था, लेकिन अंत में उनका नेता वास्तव में इतना कायर और बेशर्म था। स्वाभाविक रूप से उन्हें शर्मिंदगी महसूस होगी। कुछ खास नहीं। हुआंग फेंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, फिर सुपेल हुआंग फेंग के साथ सौदेबाजी जारी रखना चाहती थी, लेकिन अंत में हुआंग फेंग ने अपने हाथ से उसकी गर्दन पकड़ ली। एक मामूली मोड़ के साथ दृश्य पर मौजूद हर कोई स्पष्ट रूप से एक कर्कश ध्वनि सुनी। फिर उन्होंने देखा कि सुपेई के चेहरे पर अभी भी एक चापलूसी भरी मुस्कान थी। उसका सिर अविश्वसनीय कोण पर मुड़ गया, फिर शक्तिहीन होकर नीचे झुक गया। हुआंग फेंग ने सुपेल की लाश को एक तरफ फेंक दिया। उसके बाद उसने देखा आसपास के लोगों ने कहा, सुपेई मर चुकी है। यह सही है, सुपेई मर चुकी थी। हुआंग फेंग ने अभी तक यह नहीं सोचा था कि सुपेई से कैसे निपटा जाए। आखिरकार उन्होंने ही तो अपने प्राणों की आहुति दी थी। हालांकि यहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने महसूस किया कि दूसरे पक्षों अपने पुराने रिश्ते की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी और यहाँ तक कि सीधे उसे मार डाला। हुआंग फेंग अब और समारोह में खड़ा नहीं था। जब उसने देखा कि सुपेई की लाश को हुआंग फेंग ने जमीन पर फेंक दिया है जैसे कि वह कचरा हो, तो ऐसा लगा जैसे कोई भी इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर सकता। अभी सुपेई अभी भी ऊर्जा से भरा हुआ था, लेकिन अंत में इस छोटी सी अवधि में वह पहले से ही एक लाश में बदल गया था। यहाँ तक कि वांग दानियो जो लड़ाई के बीच में था और बहुत सारी चोटों का सामना कर चुका था, उसने सुपेई की लाश को देखा। उसके चेहरे पर एक उदास भाव दिखाई दिया। हालांकि सुपेई को अब उस पर भरोसा नहीं था, वह उस पर बहुत शक भी कर रहा था। हालांकि वह लंबे समय से सुपेई का पीछा कर रहा था। उसके मन में सुपेल के लिए भावनाएं थीं और अब जब सुपेई मर चुकी थी
तो उसे स्वाभाविक रूप से दुख हुआ। हालांकि उसने कभी भी हुआंग फेंग से बदला लेने के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि उसे लगा कि हुआंग फेंग ने जो किया वह सही था। सुपेई हुआंग फेंग को मारना चाहता था। हुआंग फेंग केवल निष्क्रिय रूप से प्रतिशोध ले रहा था, इसलिए भले ही वह हुआंग फेंग ही था जिसने सुपेई को मारा था। वांग दानियों को नहीं लगा कि हुआंग फेंग ने कुछ गलत किया था। उसे मार डालो और हमारे नेता का बदला लो। अचानक शांत दृश्य से कोई चिल्लाया। भले ही सुपेई बहुत बदल गया था, वह अभी भी इस सेना का सर्वोच्च कमांडर था, इसलिए अभी भी बहुत से लोग थे जो उसका समर्थन करते थे, जिनमें वे लोग भी शामिल थे जो उसे घेरने आए थे। कुछ सेनापति भी थे जिन्होंने अभी अभी यहाँ एक बैठक की थी। हुआंग फेंग ने एक बार फिर लोगों के समूह को अपनी ओर भागते हुए देखा, लेकिन वह बिल्कुल भी डरा नहीं। चाकू छीनने के बाद उसने नरसंहार शुरू कर दिया। इस समय अगर वह उन्हें नहीं मारता तो वह उनसे डरता। ये लोग फिर भी आगे बढ़ते रहेंगे। घटनास्थल पर लाशों का ढेर लग गया। इस समय किसी को भी वांग दानियों की चिंता नहीं थी। वे सभी हुआंग फेंग की ओर दौड़े, उसे मारना चाहते थे। हुआंग फेंग का शरीर खून से लथपथ था। हालांकि वे सभी दूसरों के थे, वह अब तक घायल नहीं हुआ था। वह अब प्रथम श्रेणी का विशेषज्ञ था, लेकिन घटनास्थल पर ये लोग वे सिर्फ साधारण सैनिक थे। अगर वे उसे चोट पहुंचाना चाहते थे, यह आसान नहीं था। भले ही उनके पास बहुत सारे लोग हों, ऐसा कुछ नहीं था जो वे कर सकते थे।